बच्चे अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं उसको जीन लिंकेज से। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है जीन लिंकेज। ठीक है, जीन लिंकेज का थोड़ा सा जिक्र हमने तब भी पढ़ा था जब हमने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किया। अब जीन लिंकेज क्या है? बेसिकली अगर आप देखें तो हमारे पास जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है ना वो है लिमिटेड। ठीक है, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो हमारे पास है लिमिटेड। ठीक है, लेकिन अगर आप जीन्स देखें तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ जीन्स। हमारी बॉडी में थाउजेंड्स ऑफ जीन्स मौजूद हैं जो हमारे मल्टीपल ट्रेट्स को कंट्रोल कर रही हैं। इट मीन्स कि एक क्रोमोसोम पर एक जीन तो लोकेटेड हो नहीं सकती। तो क्या होता है, मैनी जीन्स होता ये है कि मैनी जीन्स एंड ब्लॉक का मतलब एक लाइन में अरेंज होना, एंड ब्लॉक ऑन अ क्रोमोसोम। बहुत सारी जीन एक जो होता है क्रोमोसोम उसके ऊपर एन ब्लॉक होती हैं। ठीक है, जैसे ये क्रोमोसोम है तो ऑब्वियसली ए बी सी डी ई एफ। देखिए, लेट सपोज ये कितनी सारी जीन्स हैं जो एक क्रोमोसोम पर मौजूद हैं। ठीक है, क्योंकि जीन्स बहुत ज्यादा है तो मुमकिन ही नहीं है कि एक क्रोमोसोम पर एक ही जीन हो। तो ये जो बेसिकली फिनोमिनन है, ठीक है, फिनोमिनन ऑफ स्टेइंग टुगेदर ऑफ जीन्स, ये जो फिनोमिनन है ऑफ स्टेइंग टुगेदर ऑफ जीन्स, हम बेसिकली इसको क्या बोलते हैं? जीन लिंकेज। ठीक है, इस जीन लिंकेज, हम इसको जीन लिंकेज बोलते हैं। अब सिंपली जो है, जब आप जीन लिंकेज की बात करते हैं तो ऑब्वियसली ये जो रिलेशनशिप है बिटवीन टू जीन्स, ये फिजिकल रिलेशनशिप है। ये जो लिंकेज है ये फिजिकल लिंकेज कहलाता है और ये एमसीक्यू पूछा जाता है कि किस तरह का लिंकेज होता है लिंक जीन्स के दरमियान में। तो ये एक फिजिकल लिंकेज है, वो एक साथ लोकेटेड होती है। अगर हम देखें तो हम कंसीडर ये करते हैं कि जो नंबर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर होता है ना, नंबर ऑफ होमोलोगस पेयर्स, जो आपके पास होमोलोगस पेयर्स होते हैं ना क्रोमोसोम्स के, उतना बेसिकली नंबर होता है आपके पास लिंकेज ग्रुप्स का। हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि ये देखिए, हमारे पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं पेयर में। ठीक है, ये एक होमोलोगस पेयर है। ऑब्वियसली हमें पता है कि एक पेयर में ये होता है कि एक क्रोमोसोम फादर से होता है और एक मदर से। तो इस तरह से जीन लोकेटेड होती हैं कि अगर एक ए जीन यहाँ पर है ना तो उसके पार्टनर क्रोमोसोम पर भी यहीं पर होगी। हो सकता है कि इसकी रिसेसिव फॉर्म हो सकता है कि डोमिनेंट, लेकिन लोकेशन वुड बी द सेम। ठीक है, हो सकता है कि वो डोमिनेंट हो सकता है कि वो रिसेसिव हो। सिंपली ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयर है। तो हम कंसीडर ये करते हैं कि ये जो एक पेयर है ना, वी कंसीडर इट एज ए लिंकेज ग्रुप। हम इस पेयर को एक लिंकेज ग्रुप का नाम देते हैं। ठीक है, इस पेयर को सेम जीन्स लोकेटेड होती है ना जिस भी फॉर्म में हो, तो हम इस एक पेयर को लिंकेज ग्रुप का नाम देते हैं। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इस क्रोमोसोम की जीन्स इसके साथ जुड़ी हुई है, ऐसा नहीं है। ये एक पेयर है क्रोमोसोम का, ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा। होमोलगस है, होमोलगस मीन्स के सेम जीन्स लोकेटेड है। डेफिनेटली हर एक ट्रेट की एक जीन फादर से आई हुई है और एक मदर से आई हुई है। हमने इसके लिए टेक्निकल टर्म दे ली है लिंकेज ग्रुप। हम इस पेयर को लिंकेज ग्रुप मानते हैं। तो इट मीन्स कि अगर आपके अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, अगर हमारे अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, तो इट मीन्स कि हमारे अंदर क्या होंगे, 23 ही हमारे पास क्या होंगे, लिंकेज ग्रुप्स। 23 ही हमारे पास लिंकेज ग्रुप्स होंगे। ठीक है, अब ये जो लिंकेज ग्रुप्स होते हैं ये होते हैं दो तरह के। अगर हम लिंकेज ग्रुप्स को देखें तो ये लिंकेज ग्रुप्स दो तरह के हैं। ठीक है, एक हमारे पास होते हैं सेक्स लिंकेज ग्रुप होता है, एक होता है सेक्स लिंकेज ग्रुप, और एक होते हैं ऑटोसोमल लिंकेज ग्रुप। दो तरह के हैं, एक ऑटोसोमल लिंकेज ग्रुप और एक सेक्स लिंकेज, ऑटोसोमल लिंकेज ग्रुप के साथ एक सेक्स लिंकेज ग्रुप। अब बेटे होता ये है कि वो जीन्स जो कि सेक्स क्रोमोसोम्स यानी हमारे एक्स या वाई क्रोमोसोम्स पर लोकेटेड हैं वो सेक्स लिंकेज ग्रुप बनाती हैं। ठीक है, हम ये कहते हैं कि जीन्स ऑन एक्स और वाई क्रोमोसोम
वो जो लिंकेज ग्रुप बनाती हैं वो हमारे पास क्या होता है, बेसिकली सेक्स लिंकेज ग्रुप। और वो जीन्स जो कि हमारे ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स पर मौजूद हैं, हमारा जो लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम है वो सेक्स डिटर्मिनिंग होता है। फीमेल्स के अंदर जो लास्ट पेयर होता है ना क्रोमोसोम का, उसमें 2 रॉड शेप्ड एक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक्स क्रोमोसोम। और मेल्स के अंदर एक रॉड शेप्ड एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई होता है। ठीक है, तो वो जीन्स जो कि एक्स या वाई पर लोकेटेड हैं वो बनाती हैं सेक्स लिंकेज ग्रुप। ठीक है, और इसके अलावा जो 22 पेयर्स हैं हमारे अंदर क्रोमोसोम्स के, वो मेल्स और फीमेल्स में एग्जैक्टली सेम है। तो हम उनका सेक्स डिटर्मिनेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, उनका जेंडर डिटर्मिनेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। हम उनको बेसिकली क्या बोलते हैं, ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स। तो जीन्स जो कि ऑन ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स मौजूद हैं, हम उनको क्या बोलते हैं कि वो कौन सा लिंकेज ग्रुप बना रही हैं, वो बना रही हैं जी ऑटोसोमल लिंकेज ग्रुप। हमारी बुक में उन्होंने एग्जाम्पल भी दी हुई है कि एक्स क्रोमोसोम पर क्या होता है कि अगर आप एक्स क्रोमोसोम पर देखें तो 3 जीन्स एक लिंकेज ग्रुप बनाती हैं। ठीक है, गाउट, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, ये तीनों डिफरेंट ट्रेट्स हैं, लेकिन इन तीनों की जो जीन्स हैं वो किस पर लोकेटेड होती हैं, एक्स क्रोमोसोम पर। तो वो एक लिंकेज ग्रुप बना रही होती हैं एक्स क्रोमोसोम पर। इसी तरह अगर हम एग्जाम्पल लें ऑटोसोमल लिंकेज ग्रुप की, तो क्रोमोसोम 11, जो हमारा क्रोमोसोम 11 है ना, उसके ऊपर अगर आप देखें क्रोमोसोम 11 में, तो हमारे पास 3 डिफरेंट ट्रेट्स की जीन्स जो हैं वो लिंक्ड है। वो कौन कौन सा है, अगर हम इसको देखें तो ल्यूकीमिया, सिकल सेल एनीमिया और एल्बिनिज्म। ये बिल्कुल डिफरेंट ट्रेट्स हैं, लेकिन इनकी जीन्स एक साथ लोकेटेड है क्रोमोसोम नंबर 11 पर और एक लिंकेज ग्रुप बना रही है। तो ये तो हमारे पास होता है जीन लिंकेज। अब बात ये है कि बेसिकली ये जो जीन लिंकेज है ना, ये क्या करता है, इट डिसओबेज, ये बेसिकली डिसओबे करता है मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जो मेंडल का लॉ था ना कि एक जीन का ताल्लुक किसी भी दूसरी जीन के साथ नहीं होता, जिसको उसने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में दिया, वो ओबे नहीं करती वो जीन्स जो कि सेम क्रोमोसोम्स पर लोकेटेड है, क्योंकि वो लिंक्ड है। अब ऑब्वियसली इस क्रोमोसोम्स पर जो भी जीन्स हैं ए बी, इन्होंने तो इकट्ठा ही जाना है, जिस भी गैमीट में जाना है, ये तो सेपरेट हो ही नहीं सकती एक दूसरे से। तो नॉन लिंक जीन्स पर ये लॉ अप्लाई होता है, लेकिन ये अप्लाई नहीं होता किन पे, जो लिंक जीन्स होती हैं उन पे। अब बेसिकली ना एक तरीका है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट करने का, लिंक जीन्स का। लिंक जीन्स भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कर सकती हैं और उसका एक बेसिकली प्रोसीजर है। वो क्या है बेटे, देखिए, क्रॉसिंग ओवर एक ऐसा मेथड है या एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू लिंक्ड जीन्स, जो लिंक जीन्स होती हैं, कैन बी सेपरेटेड, वो एक दूसरे से सेपरेट हो सकती हैं और फिर वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कर सकती हैं। ठीक है, अब क्रॉसिंग ओवर जो होती है ना, वो डिपेंड करती है बेसिकली डिस्टेंस पर, डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन्स। जो 2 जीन्स हैं उनके दरमियान में डिस्टेंस कितना है, इस बात पर तय पाएगा क्रॉसिंग ओवर का होना या ना होना। अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है, हम ये कहते हैं कि अगर डिस्टेंस ज्यादा है बिटवीन 2 जीन्स, तो उनका क्रॉसिंग ओवर के जरिए सेपरेट होने का चांस भी ज्यादा है, वो क्रॉसिंग ओवर के जरिए सेपरेट हो सकती हैं। और इस तरह 2 लिंक जीन्स का जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होने का चांस है वो भी ज्यादा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। जितना 2 जीन्स के दरमियान में डिस्टेंस होगा, उतना ही उनके क्रॉसिंग ओवर के चांसेस बढ़ जाएंगे और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के भी। तो ये बेसिकली क्रॉसिंग ओवर क्या है वो हम डिटेल में अभी देखेंगे, लेकिन हमने यहाँ पर जो बात याद रखनी है वो ये है कि लिंक जीन्स भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कर सकती हैं अगर क्रॉसिंग ओवर हो जाए, जिसके जरिए वो सेपरेट हो जाती हैं। तो क्रॉसिंग ओवर होना बेसिकली डिपेंड करता है उन 2 जीन्स के डिस्टेंस में। जैसे देखिए, ए और बी आपस में डायरेक्टली एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, क्लोजली लिंक्ड है, लेकिन ए का जो डी से
डिस्टेंस है वो ज्यादा है, 2 के ये सेम क्रोमोसोम पर लोकेटेड है, तो क्रॉसिंग ओवर के जरिए डी सेपरेट हो सकती है इसे। क्रॉसिंग ओवर का मैकेनिज्म हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि ये जीन लिंकेज को किसने डिटेक्ट किया और एक्चुअली में जीन लिंकेज कितने टाइप्स का होता है। तो डिटेक्शन ऑफ जीन लिंकेज, जीन लिंकेज को डिटेक्ट किया बेसिकली थॉमस हंट मॉर्गन, टीएच मॉर्गन ने। जो जीन लिंकेज है उसको डिटेक्ट किया टीएच मॉर्गन ने, तो इसको नोबेल प्राइज भी मिला, इसने बहुत सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस दी थी और भी कई काम थे। तो टीएच मॉर्गन ने बेसिकली डिटेक्ट किया था जीन लिंकेज को व्हाइल वर्किंग ऑन ड्रोसोफिला। हमारे पास ना लिंकेज होता है, अगर आप देखें एक तो कंडीशन होती है कि नो लिंकेज, के 2 जीन्स के दरमियान में कोई भी लिंकेज नहीं है। एक कंडीशन होती है पार्शियल या फिर इनकम्प्लीट लिंकेज, एक पार्शियल या इनकम्प्लीट लिंकेज है। और एक हमारे पास आता है बेसिकली एब्सोल्यूट लिंकेज, जिसको हम कंप्लीट लिंकेज भी कहते हैं, एब्सोल्यूट या कंप्लीट लिंकेज। ये सारा जो लिंकेज के ऊपर काम किया ये किया टीएच मॉर्गन ने। टीएच मॉर्गन वर्कड ऑन लिंकेज। अब देखें सिंपली क्या हुआ हमारे पास कि वाइल वर्किंग ऑन ड्रोसोफिला, जब वो ड्रोसोफिला पर काम कर रहा था तो उसने बेसिकली ये देखा कि अब देखिए नो लिंकेज वाला तो केस हम पहले ही पढ़ चुके हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स में, जहां पर जब राउंड और जो प्योर राउंड येलो थे उनको ग्रीन के साथ करवाया था, ग्रीन और रिंकल्ड के साथ, तो हमारे पास F2 के अंदर रिकॉम्बिनेंट्स बने थे। खैर अब इसको मजीद देखते हैं। देखिए ड्रोसोफिला पर वो काम कर रहा था, ठीक है, काम करते हुए उसने ये किया कि लॉन्ग विंग, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल W से, और ब्रॉड एब्डोमेन ये कैपिटल A से है, ठीक है, वो बेसिकली बिल्कुल मेंडल की ही तरह 2 ट्रेड्स को एक साथ स्टडी कर रहा था डाई हाइब्रिड क्रॉस में, ठीक है। एक फ्लाई थी जिसका लॉन्ग विंग और ब्रॉड एब्डोमेन था, और एक फ्लाई थी जिनका बेसिकली शॉर्ट विंग था और नैरो एब्डोमेन, ठीक है, वो इनको बेसिकली स्टडी कर रहा था। उसने ये किया कि सिंपली ये जो लॉन्ग विंग और ब्रॉड एब्डोमेन वाली फ्लाइज है ना, उनको शॉर्ट विंग और नैरो एब्डोमेन वाली फ्लाइज से क्रॉस करवाया। F1 आई जी, जो F1 आई वो सारी क्या आई, लॉन्ग विंग और ब्रॉड एब्डोमेन, और ये रिजल्ट एक्सपेक्टेड था। हमें पता है कि F1 जनरेशन में हमेशा डोमिनेंट ट्रेट अपीयर होता है, जो ट्रेट डोमिनेंट होता है वो F1 में हमेशा अपीयर होता है, तो उसके लिए कोई बात सरप्राइजिंग नहीं थी। अब उसने सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई इनकी, ये देखिए सेल्फ फर्टिलाइजेशन। जब उसने इनकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई ना, तो वो वही रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहा था मेंडल वाला, 9:3:3:1 के मेरे पास रिकॉम्बिनेंट्स भी बनेंगे। हुआ ये कि यहाँ पर ना, अब देखिए यहाँ पर बने गैमीट्स 2 तरह के। 2 तरह के क्यों बने ये आपको मैं आगे एलैबोरेट करूंगी, हालांकि 4 तरह के बनने चाहिए थे। कैपिटल W के साथ कैपिटल A भी आना चाहिए था और स्मॉल a भी, और इसी तरह जो स्मॉल a है उसके साथ भी कैपिटल W भी और स्मॉल w भी आना चाहिए था। 4 तरह के गैमीट्स बनने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर बने 2 तरह के गैमीट्स। पुनेट स्क्वायर बनाते हैं, एक साइड पर लिखते हैं मेल गैमीट्स और एक साइड पर हम लिख लेते हैं फीमेल गैमीट्स, ये आ गए फीमेल गैमीट्स, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं जो इसके रिजल्ट में बनेंगे। अब देखिए ये जब इससे मिलेंगे तो लॉन्ग विंग और ब्रॉड एब्डोमेन ऑब्वियसली, यहाँ पर ये वाला जब इसके साथ क्रॉस होगा तो लॉन्ग विंग एंड ब्रॉड एब्डोमेन अगेन, फिर जब आपके पास ये और ये मिले तो लॉन्ग विंग एंड ब्रॉड एब्डोमेन, और जब ये मिले तो शॉर्ट विंग एंड नैरो एब्डोमेन। उसकी F2 जनरेशन का रिजल्ट डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या था भला, दैट वाज 3:1। कोई रिकॉम्बिनेंट नहीं बना, सिर्फ पेरेंटल टाइप्स बनी, ओनली पेरेंटल टाइप्स, इसके अंदर ओनली पेरेंटल टाइप्स बनी, कोई भी रिकॉम्बिनेंट नहीं बना, सिर्फ पेरेंटल टाइप्स हैं। तो यहां से फिर उसने ये बात इंड्यूस की कि एक्चुअली में लॉन्ग विंग की जीन ब्रॉड एब्डोमेन की जीन के साथ लिंक्ड है, ठीक है, यानी अगर कैपिटल W है तो उसके साथ हमेशा कैपिटल A ही आएगा। तो इस तरह गैमीट सिर्फ कितने टाइप्स के बन सकते हैं, 2 टाइप्स के, ठीक है।
2 टाइप्स के ही गैमीट्स बन सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग विंग और ब्रॉड एब्डोमेन की जीन्स आपस में जुड़ी हुई हैं और शॉर्ट विंग और नैरो एब्डोमेन की आपस में जुड़ी हुई हैं। ये अलील्स आपस में लिंक्ड हैं, ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं कर सकती। इसीलिए जब हमने गैमीट्स बनाए तो हमने कैपिटल W के साथ स्मॉल a या स्मॉल a के साथ कैपिटल W नहीं लिखा, क्योंकि ये सिचुएशन होती नहीं है। गैमीट्स बनते ही दो तरह के हैं, ये दोनों इकट्ठी जाती हैं। यानी जहां पर हम मेंडल के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में ये देखते थे कि एक जीन का दूसरी जीन से कोई भी ताल्लुक नहीं है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये जीन्स आपस में लिंक्ड हैं, ठीक है, और ये इकट्ठी ही जाएंगी गैमीट के अंदर। अगर ड्रोसोफिला का विंग लॉन्ग होगा तो एब्डोमेन ब्रॉड ही होगी। तो उसने कहा कि सिर्फ पेरेंटल टाइप्स बनी। इसने टीएच मॉर्गन ने इसको नाम दिया कंप्लीट लिंकेज का। उसने कहा कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हर केस में नहीं होती अप्लाई, कुछ ट्रेड्स की जीन्स आपस में लिंक्ड होती हैं और वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं कर सकती। और यहीं से उसने जीन लिंकेज को डिस्कवर किया, जीन लिंकेज को उसने डिस्कवर किया यहीं पर। अब देखें, एक और उसने परफॉर्म किया टेस्ट, एक और परफॉर्म किया जिसमें उसने लिया बेसिकली ग्रे फ्लाइज ली जिनका कलर ग्रे था, ग्रे कलर, और बेसिकली जो उनकी आप कह लें कि ब्रॉड एब्डोमेन थी। दो चीजों को एक साथ लिया, एक एब्डोमेन ब्रॉड थी और कलर उनका क्या था, ग्रे। फिर इसी तरह आप देखें कि कुछ ब्लैक थे, ब्लैक कलर थे, बल्कि उसने कलर के साथ हम देख लेते हैं उसने डिफरेंट ट्रेड्स पर काम किया था। कलर के साथ लेट्स सपोज उसने विंग का ट्रेड लिया था, कलर के साथ उसने विंग का ट्रेड भी लिया। एक हमारे पास था अगेन लॉन्ग विंग, और एक जो था वो हमारे पास था वेस्टिजियल विंग यानी शॉर्ट विंग, वेस्टिजियल विंग, इस पे भी उसने काम किया। ठीक है, ये वाला ट्रेड डोमिनेंट है, इसके लिए हम बेसिकली यूज कर लेंगे कैपिटल जी, और इसके लिए हम क्या यूज कर लेंगे, विंग के लिए कैपिटल W, और यहाँ पर हम इनके लिए स्मॉल की टर्म्स यूज कर लेंगे लेट्स सपोज। अब उसने क्या किया कि इनको ना आपस में क्रॉस करवाया। ये जो थे ना आपके पास बेसिकली इनको आपस में उसने करवा दिया क्रॉस, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। उसने इनको आपस में क्रॉस करवाया, लेट्स सपोज ये W है, ये भी W है, यहाँ पर ये और ये, उसने ना इनको आपस में करवा दिया क्रॉस। जब क्रॉस करवाया ना तो एज एक्सपेक्टेड जो हमारे पास आई ना बेसिकली F1 गैमीट्स बनेंगे, डेफिनेटली ये पहले गैमीट्स बनेंगे, ये भी गैमीट्स बन गए। तो F1 जो आई ना वो सारी की सारी क्या आई, F1 सारी की सारी हमारे पास आई जी ब्लैक कलर, सॉरी ग्रे, ग्रे डोमिनेंट था, ग्रे कलर, और हमारे पास क्या आई वो बेसिकली लॉन्ग विंग आई, लॉन्ग विंग और आई ग्रे कलर, ये आ गई हमारी F1। अब उसने क्या किया, F2 ग्रो करवाई देखने के लिए कि क्या माजरा है। अब जब उसने F2 करवाया ना, इनको जब उसने करवाया सेल्फ फर्टिलाइज देखने के लिए कि क्या निकलता है नतीजा, तो नतीजा ये निकला कि पेरेंटल टाइप्स भी बने और रिकॉम्बिनेंट्स भी बने। यानी हमारे पास ग्रे और लॉन्ग विंग भी आए, फिर हमारे पास ब्लैक और शॉर्ट विंग भी आए। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ग्रे के साथ शॉर्ट विंग भी आया और इसी तरह ब्लैक के साथ लॉन्ग विंग भी आया, यानी रिकॉम्बिनेंट्स भी बने और पेरेंटल टाइप्स भी बने। ये वाले क्या हैं, रिकॉम्बिनेंट्स, नए कॉम्बिनेशंस बने हैं, और ये वाले क्या हैं, पेरेंटल टाइप्स, दोनों आए। ठीक है, अब इस केस में देखिए कि उसकी जो सरप्राइजिंग बात थी वो नंबर था, इन दोनों का नंबर बहुत ज्यादा था, मोर पेरेंटल टाइप्स, पेरेंटल टाइप्स का नंबर बहुत ज्यादा था, तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 965 के करीब आए लॉन्ग विंग और ग्रे, और 945 के करीब आ गए ब्लैक और शॉर्ट विंग, बहुत ज्यादा नंबर था। और ये जो थे जो रिकॉम्बिनेंट्स थे इनका नंबर बहुत कम था, रिकॉम्बिनेंट्स का नंबर बहुत कम था, ये तकरीबन बने 100 से 200 की रेंज में दोनों।
तो देखिए उसने फिर इससे क्या इंड्यूस किया कि इनकम्प्लीट लिंकेज है, यानी कि इन जीन्स के दरमियान में लिंकेज है लेकिन वो इनकम्प्लीट है, ये किसी तरह सेपरेट भी हो जाती है। इनकम्प्लीट लिंकेज का हमें कैसे पता चलता है कि अगर हमारे पास मोर पेरेंटल टाइप्स बने, अगर पेरेंटल टाइप्स ज्यादा हों और लेस रिकॉम्बिनेंट्स हों, और रिकॉम्बिनेंट्स उनके मुकाबले में बहुत कम हो, 80 पेरेंटल टाइप्स है समझे और रिकॉम्बिनेंट सिर्फ 20 है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट लिंकेज, के पार्शियल लिंकेज है, उनके दरमियान में कुछ लिंक रह गई, कुछ सेपरेट हो गई। तो सिंपली एक तो केस उसने निकाला इनकम्प्लीट लिंकेज का कि अगर आपके पास पेरेंटल टाइप्स ज्यादा प्रोड्यूस हों और लेस रिकॉम्बिनेंट्स प्रोड्यूस हों तो इट मीन्स कि ये जो जीन लिंकेज है दैट इज इनकम्प्लीट, वो इनकम्प्लीट जीन लिंकेज है। ठीक है, तो ये एक हमारे पास आ गया। अब उसने ना बेसिकली फाइंड करने के लिए कि जीन लिंकेज है या नहीं, इसको डिटेक्ट करने के लिए ना एक टेस्ट क्रॉस इजी सा दिया। टेस्ट क्रॉस में हमने ये करना है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस की जो F1 है ना उसको होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस करवा देना है। ठीक है, देखिए हम ये करते हैं कि हमने क्रॉस किस तरह कराना है। पिछले वाली एग्जांपल ले लेते हैं, लॉन्ग विंग और ब्रॉड एब्डोमेन वाली। तो लॉन्ग विंग और जो ब्रॉड एब्डोमेन थी ना उसमें F1 ये थी ना, हमारी F1 जनरेशन की जीनोटाइप ये थी। हमने ना इसको क्रॉस करवा देना है होमोजाइगस रिसेसिव के साथ। ठीक है, चेक करने के लिए कि जीन लिंकेज है या नहीं हमारे पास एक इजी फॉर्मूला है, वो टेस्टी क्रॉस कहलाता है यहाँ पर भी। उसमें हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर दो तरह के गैमीट्स बनेंगे, कुछ गैमीट्स में ये जीन्स होंगे और कुछ में ये, यहाँ पर एक ही तरह के गैमीट्स बनेंगे। ठीक है, अब देखिए कि अगर ये वाले गैमीट्स आपस में फर्टिलाइज होते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो बेसिकली क्या आएगा, इस वाले केस में जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, लॉन्ग विंग एंड ब्रॉड एब्डोमेन। और अगर फर्टिलाइजेशन इनकी आ जाए तो शॉर्ट विंग एंड नैरो एब्डोमेन, यानी रिजल्ट है 1:1। सिर्फ क्या बनी है, पेरेंटल टाइप्स। तो अगर टेस्ट क्रॉस के नतीजे में हमारे पास रिजल्ट 1:1 आए, यानी सिर्फ और सिर्फ हमारी क्या बने, पेरेंटल टाइप्स, और कोई रिकॉम्बिनेंट ना बने, तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये कंप्लीट लिंकेज है, जीन्स आर कंप्लीटली लिंक्ड, ये कंप्लीट लिंकेज को शो करती है बात। ठीक है, लेकिन अगर लेट सपोज हम इसको समझते हैं मेंडल वाले क्रॉस से, डाई हाइब्रिड क्रॉस से, आपने ये पढ़ा है कि जो डाई हाइब्रिड क्रॉस था उसके अंदर हमारी जो F1 थी ना उसकी ये वाली जीनोटाइप थी, ये F1 की जीनोटाइप थी। इसको आप होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्या करवा दें, क्रॉस, टेस्ट क्रॉस डिटेक्ट करने के लिए कि जीन लिंकेज है या नहीं। ये हमारे पास थी जीनोटाइप F1 की, ये जो F1 थी ना ये उसकी जीनोटाइप थी डाई हाइब्रिड क्रॉस में मेंडल की। ठीक है, आप पीछे से रिकॉल भी कर सकते हैं लेक्चर देख के, वैसे आपको याद भी होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको पता है 4 तरह के गैमीट्स बनते हैं, कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई, और स्मॉल आर और स्मॉल वाई। लेकिन यहाँ पर जो होमोजाइगस रिसेसिव है उसमें आपको पता है एक ही तरह के गैमीट्स बनेंगे, चाहे ये चली जाए चाहे ये, एक ही स्मॉल आर ही होगी। अब देखिए, अब हम इनको ना फर्टिलाइज करवा के देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। ये देखिए, जब ये इसके साथ मिलेगा तो सीड की शेप क्या आएगी, राउंड येलो। ठीक है, फिर ये और ये मिला लें आपस में, इसको मिलाएंगे तो ये क्या आ जाएगी, राउंड ग्रीन। ठीक है, अब इसको इसके साथ मिलाएंगे तो क्या आएगी, रिंकल्ड ग्रीन, और इसको इसके साथ मिलाएंगे तो क्या आएगी, बेसिकली ये रिंकल्ड ग्रीन, और ऊपर वाली जो थी वो रिंकल्ड येलो। तो देखिए अब हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, 1:1:1, ये रिजल्ट है। तो अगर हमारे पास टेस्ट क्रॉस के नतीजे में जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है उसका अगर हम टेस्ट क्रॉस करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट ये आता है 1:1:1:1। तो ये किसको शो करता है, बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है नो लिंकेज को। अगर लिंकेज ना हो तो आपके पास क्या हो सकता है, रिकॉम्बिनेंट्स और पेरेंटल टाइप्स इक्वल बनेंगे। तो ये रिप्रेजेंट करता है बेसिकली, आपने ये बात याद रखनी है कि हमें कैसे पता चलेगा कि जीन लिंकेज है या नहीं, दो जीन्स लिंक्ड है या नहीं। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस करते हैं ना दो जीन्स के लिए हम, डाई हाइब्रिड क्रॉस की जो F1 है
उसको हमने टेस्ट क्रॉस करना है होमोजाइगस रिसेसिव के साथ, ठीक है। अगर तो नतीजा सिर्फ 1:1 आए, पेरेंटल टाइप्स ही बने, तो इट मीन्स के एब्सोल्यूट लिंकेज है। लेकिन अगर रिजल्टेंटली ये वाली रेशियो आ जाए, इट मीन्स के फिर उनके दरमियान में लिंकेज नहीं है, दे आर नॉट लिंक्ड, दिस इज द वे टू डिटेक्ट जीन लिंकेज। अब हमारे पास ना, हमने एक क्रॉसिंग ओवर की बात की थी, तो हम क्रॉसिंग ओवर के टॉपिक पे आते हैं कि लिंक जीन सेपरेट कैसे हो सकती हैं। तो वो है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर वो तरीका है जिससे लिंक जीन सेपरेट हो सकती हैं। क्रॉसिंग ओवर को अगर हम डिफाइन करें तो इट इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ये बेसिकली एक्सचेंज है ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इसमें हमारे पैटर्नल और मैटरनल जीन्स की रिशफलिंग होती है। पहले भी हमने पढ़ा है कि हमारे अंदर हमारे पेरेंट्स के ही क्रोमोसोम्स हैं। हर पेयर में एक क्रोमोसोम फादर का है और एक क्रोमोसोम मदर का है, और वो जीन्स लोकेटेड हैं। देखिए, क्रॉसिंग ओवर कैसे होती है? ये होती है मियोसिस के दौरान, जब हमारे गैमीट्स बन रहे होते हैं। मियोसिस 1 के दौरान ये होती है क्रॉसिंग ओवर। और किस स्टेज में होती है? पैकेटीन में। प्रोफेज 1 की पैकेटीन के दौरान क्रॉसिंग ओवर होती है। इसमें ये होता है, फर्स्ट स्टेप तो ये होता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है ना, आपको पता है बिफोर डिवीजन हर क्रोमोसोम अपनी कॉपी भी बनाते हैं, ठीक है। ये आपस में क्या कहलाते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड्स। और वो सेंट्रल पॉइंट जिसके थ्रू ये अटैच्ड हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर या फिर प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। ये सेंट्रोमियर कहलाता है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन भी, ठीक है। अब आप ये देखिए कि सिंपली हमारे पास क्या हुआ कि एक क्रोमोसोम ने अपनी कॉपी लाजमी साथ बनाई हुई है, तो पेयर है हमारे पास। एक क्रोमोसोम ये है और इसकी कॉपी साथ में, आप ये देखिए एक क्रोमोसोम ये है और उसकी भी कॉपी मौजूद है। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं ना, ये पेयर अप करते हैं लेंथ वाइज, पॉइंट टू पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं साइनैप्स। करीब आते हैं, लेंथ वाइज अरेंज्ड होते हैं, ये साइनैप्स है। ये जो दोनों है ना, ये आपस में एक दूसरे के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है। ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। ऑब्वियसली हमारे अंदर कितने पेयर्स थे? 23 पेयर्स थे। ये एक पेयर है, लेकिन एक पेयर में ये एक क्रोमोसोम है, लेकिन उसके साथ क्या है? उसकी कॉपी, क्योंकि डिवीजन होनी है तो ऑब्वियसली वो रेप्लिकेट कर चुका है, उनका डीएनए क्रोमोसोम की रेप्लिकेशन हो चुकी है। ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। सबसे पहले तो वो अलाइन होते हैं लेंथ वाइज प्रॉपरली, और इस अमल को हम क्या कहते हैं? साइनैप्स। अच्छा, साइनैप्स के बाद वाला स्टेप क्या होता है? साइनैप्स के बाद ये ना एक दूसरे के साथ क्रॉस लिंक बनाते हैं, दे फॉर्म क्रॉस लिंक। जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें इनके दरमियान में क्या बनता है? क्रॉस लिंक। इस तरीके से ये क्रॉस लिंक बन गया, इस तरह क्रॉस लिंक बन गया। जब इनके दरमियान में, मैं आपको बताती हूँ इजी, ये देखिए ये ऐसे, ठीक है, इनके दरमियान में क्रॉस लिंक बनता है, ठीक है। जैसे ये मार्कर्स मैंने अभी पकड़े हुए हैं, इस क्रॉस लिंक को हम बोलते हैं कैज़मेटा फॉर्मेशन, ठीक है। तो सेकंड स्टेप क्या होगा आपके पास? कैज़मेटा फॉर्मेशन। अब जहां पर ये क्रॉस लिंक बना है, वहां पर जीन्स के सेगमेंट्स कट हो जाते हैं। ये कट हो गए, ठीक है। जीन्स के सेगमेंट्स जो हैं वो बेसिकली क्या हो जाते हैं? कट हो जाते हैं, सॉरी, ये कट हो जाते हैं। कट होने के बाद वो क्या हो जाएंगे? एक्सचेंज। ये इधर लग गया, ये इधर लग गया, ठीक है। ये देखिए ये क्या हो गए आपके पास? एक्सचेंज। क्या बना? उनके दरमियान में इस तरह से क्रॉस लिंक बना। क्रॉस लिंक जहाँ पे बना वहां पर जीन्स के सेगमेंट्स कट हो गए। कट होने के बाद आप ये देखिए कि ये एक्सचेंज होके एक दूसरे के साथ आ चुके हैं। एक्सचेंज, ये ब्लैक के साथ ब्लू है और ब्लू के साथ ब्लैक। ये जो एक्सचेंज हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं? दिस एक्सचेंज इज एक्चुअली नोन एज क्रॉसिंग ओवर। यहाँ पर हुआ ये कि इन्होंने आपस में अपने कुछ सेगमेंट्स जो हैं, एक सेगमेंट जो है वो क्या कर लिया है? एक्सचेंज कर लिया है, ठीक है। एक्सचेंज कर लिया, यहाँ पर कुछ पोर्शन ये आ गया और इसी तरह यहाँ पर आ गया। यहाँ पर जो जीन्स थी वो एक्सचेंज हो गई, तो इट मीन्स के वो लिंक जीन्स आपस में सेपरेट हो गई ना, एक्सचेंज हो गई, कट के वो एक्सचेंज होके आके लग गई। तो आप ये देखिए कि सिंपली ये वाले जो स्टेप है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग ओवर। ये वाला स्टेप कहलाता है क्रॉसिंग ओवर, जिस दौरान एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक सेगमेंट्स हो चुका है और लिंक जीन सेपरेट हो चुकी है। अब इसमें से एमसीक्यूज कैसे आते हैं आपने याद रखना है। वो पूछते हैं कि
साइनैप्स प्रीसीड्स विच स्टेज, यानी साइनैप्स किस स्टेज से पहले होती है, तो कैज़मेटा फॉर्मेशन से। कैज़मेटा फॉर्मेशन सक्सीड्स, किसको सक्सीड करती है, किसके बाद होती है, साइनैप्स के। क्रॉसिंग ओवर जो है, अब आप ये देखिए आता है क्रॉसिंग ओवर इज प्रीसीडेड बाय, क्रॉसिंग ओवर को प्रीसीड कौन करता है, कैज़मेटा फॉर्मेशन। क्रॉसिंग ओवर सक्सीड्स कैज़मेटा फॉर्मेशन। आपने याद रखना है सक्सीड का वर्ड यूज होता है सक्सेसर के लिए, जानशीन के लिए, आगे वाले के लिए, और प्रीसीड्स पहले वाले के लिए। तो इस तरह से एमसीक्यू आए हुए हैं। जैसे अगर आपको एमसीक्यू आता है क्रॉसिंग ओवर इज प्रीसीडेड बाय, यानी प्रीसीडेड बाय का मतलब ये है उससे पहले क्या हुआ है, कैज़मेटा फॉर्मेशन। अगर एमसीक्यू आता है क्रॉसिंग ओवर सक्सीड्स, इस लाइन का मतलब ये है कि क्रॉसिंग ओवर किसके बाद हुई है, तब भी आंसर यही है। तो आपने ये बातें अच्छे से मेमोराइज करनी है। अब देखें सिंपली हमारे पास क्या हुआ, हम इसकी अब इस तरह से इजी सी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं और ताकि ये आपको क्लियर हो जाए। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है और ये जो है वो हमारे पास है दूसरा क्रोमोसोम, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है आपस में वो क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो जो एक्सचेंज होता है वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के दरमियान में होता है, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। अब ये तो कॉपीज होते हैं ना एक दूसरे की, सिंपल, यानी लेट सपोज यहाँ ए जीन है, यहाँ पर बी है, तो ये इसकी कॉपी होगी, यहाँ पर भी सेम ही जीन्स होंगी, क्योंकि रेप्लिकेशन होती है ना सेल डिवीजन से पहले, हर जीन, हर डीएनए और क्रोमोसोम अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाता है। अब यहाँ पे हम लेट सपोज हम लेते हैं कि यहाँ पे बना है क्रॉस लिंक, क्रॉस लिंक के बाद एक्सचेंज हो गया जेनेटिक मटेरियल का, एक्सचेंज हो गया, ये आपके पास जीन्स जो है वो सेपरेट हो गई। अब ए के साथ आके क्या लगी हुई है, यहाँ पर स्मॉल बी। अब ये देखिए यहाँ पर भी एक्सचेंज हो गया, यहाँ पर स्मॉल ए। अब यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ये बेसिकली हमारे पास जी कैपिटल बी, एक्सचेंज हो गया। अब आपको पता है जब मियोसिस 1 होती है तो ये क्रोमोसोम्स के पेयर्स अलग होते हैं, मियोसिस 1 हुई, ये अलग हो गए, ये जो पेयर थे ये बेसिकली हमारे पास हो गए अलग एक सेल में। और इस में सेम ही कलर से, बल्कि क्लियर है डिफरेंट कलर यूज कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये भी क्या हो गए आपके पास अलग। मियोसिस 1 के रिजल्ट में ये आगे से बन गए हमारे पास सेल्स, क्रोमोसोम्स के पेयर्स अलग हो गए, ये हुआ मियोसिस 1 में। अब आपको पता है मियोसिस 2 होती है, और मियोसिस 2 के अंदर क्या होता है, ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये भी अलग हो जाते हैं, ये सिस्टर क्रोमेटिड भी अलग हो जाएंगे ना, ये कैपिटल ए कैपिटल बी, ये एक सेल में चला गया, कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी एक सेल में चला गया, ठीक है। और यहाँ पर भी अगेन आप देखिए कि सिंपली स्मॉल ए और कैपिटल बी वाला ये एक सेल में चला गया और ये इस तरह। तो आप ये देखिए कि हमारे पास क्या हुआ, क्रोमेटिड्स भी सेपरेट हो गए मियोसिस 2 में। 4 तरह के अब आपके पास गैमीट्स बने हैं, देखिए ये और ये पेरेंटल टाइप्स हैं, और ये दोनों क्या हैं, रिकॉम्बिनेंट्स हैं। अब आप ये देखिए रिकॉम्बिनेंट्स कितने बने हैं, हम उसको कहते हैं रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी एमसीक्यू आता है कैन नेवर बी मोर देन 50%। 50% से ज्यादा रिकॉम्बिनेंट्स नहीं बन सकते, क्यों, क्योंकि देखिए जो एक्सचेंज हुआ है ना वो हुआ है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के दरमियान में, इधर ये और ये इंटैक्ट जाएंगे आगे सेल्स में, इनके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, ये इंटैक्ट जाएंगे पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स में, ये इंटैक्ट जाएंगे गैमीट्स। तो मैक्सिमम जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है वो 50% है। 50% अगर क्रॉसिंग ओवर होती है तो रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे, 50% हमेशा क्या होंगे, पेरेंटल टाइप्स। अगर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी मोर देन 50% है, अगर रिकॉम्बिनेंट टाइप्स 50% से ज्यादा बन रहे हैं तो उसका कॉज म्यूटेशन हो सकता है, उसका कॉज क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। अब ये देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हम कैसे मालूम करते हैं, तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को बेसिकली मालूम करने के लिए ये करते हैं हम कि जो रिकॉम्बिनेंट्स होते हैं ना उनको हम डिवाइड कर देते हैं टोटल कॉम्बिनेशन से, यानी जो नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स है हमारे पास, जितने रिकॉम्बिनेंट्स बने हैं उनको हम टोटल कॉम्बिनेशन से डिवाइड कर देते हैं और फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं बाय 100, तो हमारे पास निकल आती है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, ठीक है।
हम मिसाल लेते हैं कि हमारे पास टोटल टाइप्स के गैमीट्स जो बने हैं वो 100, लार्ज नंबर ऑफ गैमीट्स बनने चाहिए, तभी हमें सारी चीजें डिटेक्ट होती हैं। 100 में से हम सपोज करते हैं कि 10 रिकॉम्बिनेंट्स हैं और 80 जो है वो पेरेंटल टाइप हमारे पास बने हैं। तो रिकॉम्बिनेंट्स 20 हैं, टोटल कॉम्बिनेशन कितने हो गए? 100, पेरेंटल प्लस रिकॉम्बिनेंट। इसको बेसिकली आप 100 से मल्टीप्लाई करें तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी? 20%। अब जितनी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होती है ना, उतना ही जो जीन्स सेपरेट हुई है ना, उनके दरमियान में डिस्टेंस होता है। इट मीन्स कि अगर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 20% है तो दो जीन्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है ना, वो भी क्या है? वो बेसिकली 20 है। और उसके लिए जो हम यूनिट यूज करते हैं वो हम नॉर्मली यूज करते हैं 20 मैप यूनिट। हम उसके लिए 20 मैप यूनिट जो है ना, ये इस तरीके से हम 20 मैप यूनिट की टर्म यूज करते हैं। अब आप ये देखिए कि हुआ ये कि स्टर्टिवेंट जो था ना, ही वाज स्टर्टिवेंट, वो बेसिकली अंडर लीडरशिप ऑफ मॉर्गन था। मॉर्गन ने ये सारा दिया कि दो जीन्स के दरमियान का डिस्टेंस उतना ही होता है जितनी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। तो उसको ऑनर करने के लिए उसने दो जीन्स के दरमियान को डिस्टेंस जो शो करना था, उसमें यूनिट जो यूज किया वो सीएम यानी सेंटी मॉर्गन यूज किया। स्टर्टिवेंट ने दो जीन्स के डिस्टेंस के लिए की रिप्रेजेंटेशन के लिए मैप यूनिट की बजाय जो यूनिट है वो क्या साइन कर दिया? सेंटी मॉर्गन, टू ऑनर मॉर्गन। ठीक है, कैपिटल सी और स्मॉल एम। अब अगर आपके पास लेट सपोज 40 रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं तो आपकी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 40% हो जाएगी। इट मींस के दो जीन्स के दरमियान का डिस्टेंस कितना है? 40 सेंटी मॉर्गन। 50 से ज्यादा नहीं हो सकती रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। वो क्यों होती है वो मैंने आपको बताया। तो सिंपली ये हमारे पास होती है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है जीन लिंकेज का। बहुत डिटेल में हमने पढ़ा जीन लिंकेज क्या है, उसको डिटेक्ट कैसे किया गया, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या है। जितना ज्यादा दो जीन्स के दरमियान का डिस्टेंस होगा उतनी ही रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। अब हम आते हैं सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला पर। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगेन, ड्रोसोफिला पे भी काम मॉर्गन ने किया, सेक्स लिंकेज भी मॉर्गन ने डिस्कवर किया। तो हम देखते हैं सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला। सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला। अब जो बेसिकली मॉर्गन था ना, ही वाज वर्किंग ऑन ड्रोसोफिला। अब ये जो ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर पर काम करने का उसका ये बेसिकली सिलेक्शन ये जो थी ना स्पेसिमेन की, वो रैंडम नहीं थी, उसकी कुछ वजूहात थी। उसने ड्रोसोफिला को सिलेक्ट इसलिए किया क्योंकि इजी टू ग्रो, इसको ग्रो करवाने के लिए कोई लार्ज केजेस नहीं चाहिए, कोई ऑप्टिमाइज कंडीशन नहीं करनी पड़ेगी। जैम जेली बॉटल की जो बॉटल है वो खुली छोड़ दें, बनाना मैश करके टेबल पे रख दें, मक्खियों का ढेर लग जाएगा। फिर शॉर्ट जनरेशन गैप इनका बहुत कम है। अब जनरेशन गैप कितना कम है? ओनली 14 डेज में इनका पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है और एक नई नस्ल पैदा हो जाती है। दूसरी बात ये कि लार्ज रिप्रोडक्टिव रेट, लार्ज नंबर ऑफ एग्स, ये बहुत ज्यादा जो है नए इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से जेनेटिक्स से हम देख सकते हैं इजीली कि कौन कौन से ट्रेट कैसे जा रहे हैं। फिर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, ये एक बड़ा स्ट्राइकिंग पॉइंट था। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, मेल और फीमेल फ्लाइज डिस्टिंक्ट हैं। आप थोड़ी सी केयरफुल एग्जामिनेशन से देख सकते हैं कि ये मेल फ्लाई है और ये फीमेल फ्लाई है। अगर मेल फ्लाई को देखें तो उनका साइज स्मॉल होता है, ठीक है, उनकी जो एब्डोमेन होती है वो राउंड मिलती है तकरीबन, और इसके अलावा उनके फ्रंट लेग्स पर सेक्स कॉम्स होते हैं ऑन फ्रंट लेग्स। ठीक है, तो ये सिंपली हमारे पास क्या है अबाउट मेल फ्लाइज। जब हम फीमेल फ्लाइज की बात करते हैं तो फीमेल फ्लाइज का साइज जो होता है दैट इज लार्ज, वो लार्ज होता है और उनकी एब्डोमेन पॉइंटेड होती है और सेक्स कॉम्स मौजूद नहीं होते। ठीक है, तो हम केयरफुल थोड़ा सा अगर देखें तो पता लगा सकते हैं कि ये मेल फ्लाई है और ये है फीमेल फ्लाई। फिर उसके बाद देखिए इसके अंदर भी एवरी ट्रेट, जितने भी ट्रेट हैं, तो एवरी ट्रेट हैज कॉन्ट्रास्टिंग फिनोटाइप। हर एक ट्रेट के लिए कॉन्ट्रास्टिंग फिनोटाइप मौजूद है, जैसे मेंडल के जो पी प्लांट है उसके केस में थी। जैसे आई कलर है तो वो रेड भी है और वो व्हाइट भी है, एब्डोमेन की शेप है, विंग का साइज है। मॉर्गन और उसके कोलीग्स ने 85 ट्रेट्स से भी ज्यादा ट्रेट स्टडी किए ड्रोसोफिला के। फिर थोड़ा सा सिर्फ
4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। एक तो सिर्फ 4 पेयर्स हैं क्रोमोसोम्स के इसके अंदर, दूसरा इसके अंदर क्या मौजूद है, प्लस एक जाइंट क्रोमोसोम मौजूद है। जाइंट क्रोमोसोम भी आपको इसके अंदर मिलता है इन सेल्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। जो सलाइवरी ग्लैंड्स के सेल्स हैं ड्रोसोफिला के, वहां पर एक जाइंट क्रोमोसोम भी दिखाई देता है, और उस जाइंट क्रोमोसोम पे बाकायदा तौर पर बैंड्स की सूरत में जीन्स दिखाई देती हैं। ठीक है, जाइंट क्रोमोसोम एक एक्स्ट्रा होने का रीजन ये है ज्यादा स्लाइवा प्रोड्यूस हो, ज्यादा जीन्स होंगी, ज्यादा अपने आप को एक्सप्रेस करेंगी, तो जाइंट क्रोमोसोम है। और उसके बाद सीक्वेंस जीनोमिक मैप, ड्रोसोफिला का जो जीनोमिक मैप है वो सीक्वेंस्ड है। कंप्लीट नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमें पता है किस क्रोमोसोम पर कौन सी जीन लोकेटेड है, वो तो वैसे अब पता है, तब तो नहीं पता था। लेकिन ड्रोसोफिला का ये एक फायदा है अब कि उसका जीनोमिक मैप जो है वो सीक्वेंस्ड है। एक्सीलेंट फॉर डाइसेक्शन, इजीली आप इसको डाइसेक्ट करके देख सकते हैं इसके अंदर के सारे फीचर्स। तो उसका ये जो सिलेक्शन था दैट वाज नॉट रैंडम, वो सिलेक्शन जो था वो पर्पस बिल्ड था, जिसकी बेस पर उसने ड्रोसोफिला को सिलेक्ट किया। अब देखिए उसने ना बेसिकली क्या किया, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। कल्चर्स ग्रो करवाई जा रहे थे वो ड्रोसोफिला के। इसका एक कुलीग है केल्विन ब्रिजेस। केल्विन ब्रिजेस ने ये देखा, उसने ना डिटेक्ट किया, उसने बेसिकली क्या देखा, व्हाइट आइड मेल। नॉर्मल आई कलर जो होता है ड्रोसोफिला का वो होता है रेड। उसने एक मेल ऑब्जर्व किया जिसका आई कलर क्या था, व्हाइट। एक सरप्राइजिंग बात थी, और उनके लिए ये था कि शायद म्यूटेशन आई है आई कलर की जीन में, और इसलिए ऑब्वियसली फ्लाई आई है जिसका आई कलर व्हाइट है। अब ये जो व्हाइट आइड मेल था ना, ये उसने बेसिकली ऑब्जर्व किया अपने कल्चर में, और फौरन मॉर्गन को रिपोर्ट किया कि इस तरह आया है बेसिकली एक मेल जिसका आई कलर क्या है, व्हाइट। मॉर्गन ने ना फौरन उसकी डिटेक्शन स्टार्ट की, डिटेक्टेड व्हाइट आइड मेल, और साथ में ना उसको लेके उस पे डिफरेंट क्रॉसेस परफॉर्म किए देखने के लिए कि ये सारा माजरा क्या। अब उस केस में हुआ ये कि बेसिकली मॉर्गन ने क्या किया, व्हाइट आइड मेल लिया, व्हाइट आइड मेल लिया। अब ना ये बात हमें पता है कि आई कलर की जीन जो है ना वो लोकेटेड होती है एक्स क्रोमोसोम पर। उससे पहले वी शुड हैव क्लियर आइडिया कि ड्रोसोफिला के अंदर ना 3 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 3 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, जो कि क्या होते हैं, ऑटोसोमल। ऑटोसोमल का मतलब है कि वो मेल और फीमेल फ्लाइज के अंदर बिल्कुल सेम है। लेकिन ये जो 4th पेयर होता है ना क्रोमोसोम्स का, वो होता है बेसिकली सेक्स क्रोमोसोम्स का। वो मेल और फीमेल के अंदर डिफरेंट होते हैं। उसने ऑब्जर्व किया कि अगर हम फीमेल फ्लाई को देखें तो उसके अंदर हमें लास्ट पेयर ना 2 एक्स शेप, 2 रॉड शेप क्रोमोसोम्स दिखाई देते हैं, जिसको उसने कहा एक्स क्रोमोसोम। और इन केस ऑफ मेल हमें एक ही सिर्फ ये रॉड शेप क्रोमोसोम दिखाई देता है एक्स, और जो है वो एक शॉर्टर जे शेप क्रोमोसोम दिखाई देता है जिसको वाई कहा गया। तो फीमेल में 2 एक्स है, मेल में 1 एक्स है और 1 वाई है। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन द टू, कि लास्ट पेयर जो है ना वो सेक्स डिटर्मिनिंग है। ये बात अभी आपने जहन में रखनी है क्योंकि ये आगे जाके काम आएगी। अच्छा देखिए, वॉल्टर सटन एक साइंटिस्ट था जिसने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी थी। उसने अपनी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में ये कहा था कि एक्चुअली में हमारे जो ट्रेड्स इनहेरिट होते हैं ना पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, वो क्रोमोसोम्स के थ्रू होते हैं। तो इट मींस के जो जीन्स है ना वो शायद क्रोमोसोम्स के ऊपर लोकेटेड होती हैं। उसने कहा था कि हमारा जो क्रोमोसोम है ना वो इनहेरिटेंस के साथ एसोसिएटेड है, तो परहैप्स जो जीन्स हैं वो लोकेटेड होती हैं क्रोमोसोम पर। जो मॉर्गन है उसके काम ने क्या किया, प्रोवाइडेड एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दिया इस थ्योरी को, और इसको ट्रू प्रूव किया कि वाकई जीन्स क्रोमोसोम्स पर ही लोकेटेड होती हैं। अब उसके ना फेमस 4 क्रॉसेस हैं। वो 4 क्रॉसेस आपने याद रखने हैं। उसमें एमसीक्यू इस तरह आता है कि यू शुड नो कि क्रॉस 1 में उसने किसको क्रॉस करवाया था, क्रॉस 2 में किसको क्रॉस करवाया था, और रिजल्ट्स क्या थे। वो हर लिहाज से हम करते भी हैं, तो हम क्रॉसेस करते हैं। ड्रोसोफिला के जो 4 क्रॉसेस हैं ना फेमस मॉर्गन के, अगर हम उनको देखें, ठीक है, पहले आपने बस ये बातें याद रखनी है। और एक और बात कि ड्रोसोफिला के केस में ना जो रेड आई कलर है ना उसको हम कहते हैं वाइल्ड टाइप।
जो रेड आई कलर है वो है वाइल्ड टाइप। अब वो ट्रेट जो कि डोमिनेंट हो और पॉपुलेशन में ज्यादा हो, हम उसको वाइल्ड टाइप बोलते हैं। और जो व्हाइट आई कलर वाली फ्लाइज होती हैं उनको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, म्यूटेंट, क्योंकि ये कम है और ऑब्वियसली म्यूटेशन का नतीजा है। अब उसका ना क्रॉस नंबर 1, बहुत ही क्लैरिटी के साथ आपने ये सुनना है। क्रॉस नंबर 1 किस किस के दरमियान में था, एमसीक्यू। देखिए क्रॉस नंबर 1 में उसने ये किया कि बेसिकली रेड आइड फीमेल्स को हम व्हाइट आई कलर के लिए ये साइन, जबकि व्हाइट के लिए ये, रेड के लिए W+ और व्हाइट के लिए ये यूज करते हैं। उसने फीमेल फ्लाइज ली और उनको क्रॉस करवाया इस व्हाइट आइड मेल के साथ। नॉर्मल रेड आइड फीमेल फ्लाइज को मेल के साथ क्रॉस करवाया जो व्हाइट आइड आया था। अब देखिए यहाँ पर ऑब्वियसली एक ही तरह के गैमीट्स बनेंगे, XW+ होगा सब में। मेल गैमीट्स हमेशा दो तरह के बनते हैं, एक X और एक Y, ठीक है। अब देखिए जो उसकी F1 आई, अगर ये X से मिलता है तो डॉटर आएगी और डॉटर का आई कलर क्या होगा, ऑब्वियसली रेड, क्योंकि W+ किसको डिनोट कर रहा है, डोमिनेंट ट्रेट को। और ये अगर XY से मिल जाता है तो सन आएगा और सन का आई कलर भी क्या होगा, रेड। तो F1 जनरेशन जो आई ना वो सारी की सारी क्या आई, 100% रेड आइड फ्लाइज। तो याद रखने वाली बात यही होती है। क्रॉस 1 किसके दरमियान में था, म्यूटेंट व्हाइट आइड मेल और जो है फीमेल जो कि रेड आइड थी, उनके दरमियान में क्रॉस था। और F1 का नतीजा क्या था, 100% फ्लाइज का आई कलर क्या था, रेड। नो मेल फ्लाई, 0% व्हाइट आई ट्रेट। ये MCQ भी आया हुआ है कि F1 जो थी क्रॉस नंबर 1 के मॉर्गन के, उसके कितने परसेंट फ्लाइज का आई कलर क्या था, व्हाइट, 0%। क्रॉस 1 आपने याद कर लिया कि उसमें रेड आइड मेल फीमेल था और फीमेल थी और व्हाइट आइड क्या था, मेल। और उसके रिजल्ट में 100% फ्लाइज इधर मेल और फीमेल्स रेड आई थे। अब उसने क्रॉस 2 में ना इनको क्या करवाया, सेल्फ फर्टिलाइज। क्रॉस 2 में उसने सिंपली इनको क्या करवाया, क्रॉस नंबर 2, क्रॉस नंबर 2 में उसने इनको सेल्फ फर्टिलाइज करवा दिया, यानी आपस में। ये देखिए ये थी F1 की डॉटर और ये था F1 का सन, ठीक है, आपने उसी से देख लिया। डॉटर रेड आइड थी लेकिन हेट्रोजाइगस। अब देखिए डॉटर में भी दो तरह के गैमीट्स बनेंगे, कुछ में XW+ होगा और कुछ में XW। इसी तरह मेल के अंदर तो बनते ही दो तरह के गैमीट्स हैं, ठीक है, ये बन गए दो तरह के गैमीट्स। अब इसका पुनेट स्क्वायर बनाते हैं। एक साइड पर लिखे फीमेल गैमीट्स और एक साइड पर आप लिख लें जी मेल गैमीट्स, ठीक है। ये आपने बना लिया। अब हम इनके कॉम्बिनेशंस देखते हैं, X और X। ये फीमेल आएगी और फीमेल का आई कलर क्या होगा, रेड। ये वाला X इससे मिला, फीमेल आई अगेन, फीमेल का आई कलर क्या आ गया, रेड। अब इस X को Y से मिलाएं, मेल आया, आई कलर रेड। इस X को Y से मिलाएं, मेल आया और आई कलर क्या आया, व्हाइट। रेशियो आई जी हमारे पास। अब MCQ कैसे आता है मैं आपको बताती हूँ। पहली बात आप ये देखिए कि F2 की जो फ्लाइज थी, F2 की जो फ्लाइज थी उनके अंदर रेड और व्हाइट आई कलर की रेशियो क्या थी, तो दैट वाज 3:1। ऑब्वियसली 3:1 है, सिर्फ ये क्या आ रहे हैं, व्हाइट आई। अच्छा कितने परसेंट फीमेल फ्लाइज थी हमारे पास, कितने परसेंट फीमेल फ्लाइज थी जिनका आई कलर रेड था, तो ऑब्वियसली 100% फीमेल फ्लाइज जो भी आई, इसका भी रेड है, इसका भी रेड है। कितने परसेंट फीमेल फ्लाइज ऐसी थी जिनका आई कलर व्हाइट आया, इन केस ऑफ F2 तो 0% कोई फीमेल फ्लाई नहीं थी जिसका आई कलर क्या हो, व्हाइट। अब स्पेसिफिकली मेल्स में देखें, कितने मेल्स थे जिनका आई कलर रेड आया, 50%। कितने मेल्स थे जिनका आई कलर व्हाइट आया, तो 50%, ठीक है। मेल्स के अंदर 50% का आई कलर रेड था, 50% व्हाइट था। ओवरऑल रेशियो देखें तो 3:1। 3:1 सरप्राइजिंग नहीं था, सरप्राइजिंग ये बात थी कि वाई ओनली मेल फ्लाइज आर व्हाइट इन कलर। सिर्फ मेल फ्लाइज का ही आई कलर व्हाइट क्यों आया, कोई फीमेल फ्लाई क्यों नहीं आई जिसका आई कलर व्हाइट हो। सरप्राइजिंग बात मॉर्गन को ये लगी कि ये डिस्टिंग्विश कैसे करूं, यानी ये फर्क कैसे आया कि सिर्फ मेल फ्लाइज का आई कलर ही व्हाइट आ रहा है, फीमेल फ्लाई क्यों नहीं आई कोई भी।
वाइट आइड। तो ये आपने जो चीजें याद रखनी है वो ये कि F2 में जो फ्लाइज के आई कलर की रेशियो थी वो 3:1 थी, जिसमें फीमेल फ्लाइज सारी रेड आइड थी और मेल्स थे उनमें कुछ मेल्स यानी 50% रेड थे और 50% क्या थे, व्हाइट। अब उसने क्या किया, वो चेक करना चाहता था असल माजरा क्या है, तो उसके क्रॉस नंबर 3 जिसको कहा जाता है टेस्ट क्रॉस, क्रॉस नंबर 3 के लिए हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं जी टेस्ट क्रॉस। क्रॉस नंबर 3 इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। अब इस टेस्ट क्रॉस में उसने क्या किया, उसने क्या किया, जो F1 की डॉटर थी ना, ये F1 की क्या आ गई डॉटर, ये वाली, यही डॉटर थी ना F1 में हमने सेल्फ फर्टिलाइज करवाया, इसको बैक क्रॉस कराया इसके फादर से जो व्हाइट आइड था, ठीक है, फादर वाली जीनोटाइप से, फादर तो नहीं कह ले, फादर की जीनोटाइप से। यहाँ पर क्या हुआ, ये जो F1 डॉटर थी ना उसको उसने किससे क्रॉस करवाया है, फादर फ्लाई से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि आपके पास क्या हुआ, दो तरह के गैमीट्स बनेंगे फीमेल में, ऑब्वियसली क्योंकि हेटेरोजाइगस है, और मेल्स में तो हमेशा ही दो तरह के बनते हैं। अब इसका भी पुनेट स्क्वायर बनाते हैं, ये देखिए क्रॉस नंबर 3, ये XW प्लस और X स्मॉल W और Y, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें क्या नतीजा निकला उसके क्रॉस नंबर 3 का, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये देखिए, ये फीमेल फ्लाइज आई जिनका आई कलर रेड था, ये वाली फीमेल फ्लाइज आई जिनका आई कलर क्या आया, व्हाइट, ये वाले मेल आए, क्या आया, इनका आई कलर रेड, और ये अगर इससे मिले तो व्हाइट। अब हमारे पास रेशियो क्या आई, 1:1। आप किसी भी हिसाब से देख लें तो रेशियो 1:1 है और परसेंटेज 50-50% है। अगर मैं कहूं कि उसकी जो F3 आई थी क्रॉस नंबर 3 के रिजल्ट में, उसमें आई कलर की रेशियो क्या थी, 1:1। मेल फ्लाइज के हवाले से देख लें तब भी 1:1 रेड और 1 जो है वो व्हाइट। फीमेल फ्लाइज के हवाले से देख लें हर लिहाज से 1:1 या 50% और 50% रेशियो आए, ये रिजल्ट था। अब उसका लास्ट क्रॉस था जिसकी बेस पर उसने अपना रिजल्ट इंटरप्रेट करना था, एंड दैट वाज रेसिप्रोकल क्रॉस। क्रॉस नंबर 4 जो है उसका, उसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। ये एमसीक्यू भी आता है कि क्रॉस नंबर 4 को क्या कहा जाता है, तो क्रॉस नंबर 4 इज कॉल्ड रेसिप्रोकल क्रॉस, वो रेसिप्रोकल क्रॉस है। उसके अंदर हम क्या करते हैं, सिंपली रेसिप्रोकल क्रॉस में उलट फीमेल को लें व्हाइट आइट और मेल लें रेड आइट। पहले क्रॉस में क्या था, मेल की आई कलर जो था वो व्हाइट था और फीमेल रेड, उलट कर लें, फीमेल का आई कलर व्हाइट है और मेल का रेड है, उलट कर लिया। यहाँ पर एक ही तरह के अब गैमीट्स बनेंगे क्योंकि सब में या ये जाए चाहे ये जाए। यहाँ पर दो तरह के, मेल्स में हमेशा मेल्स हेट्रोगैमेटिक होते हैं क्योंकि उनमें एक वाई है। अब देखें कि सिंपली हमारे पास क्या हुआ कि अगर ये इससे मिलता है तो हमारे पास डॉटर्स आएंगी, और डॉटर का आई कलर क्या आएगा, रेड, सारी डॉटर्स का, और सन्स जितने भी हैं उनका आई कलर क्या आएगा, व्हाइट। ये उसके लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब देखें, फादर का आई कलर रेड है, मदर का आई कलर व्हाइट है, डॉटर्स का आई कलर अपने फादर की तरह रेड है और सन्स का आई कलर अपनी मदर की तरह व्हाइट है। यहां से उसकी पूरी मिस्ट्री सॉल्व हुई। उसने कहा कि एक्चुअली जो डिफरेंस है मेल और फीमेल फ्लाइज में वो तो सिर्फ लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम में है, बाकी तो सेम है। फिर उसने कहा कि जो लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम है वो ना फीमेल में दो इस तरह के क्रोमोसोम होते हैं और मेल के अंदर एक होता है, ठीक है। फिर उसने कहा कि एक्चुअली में ऐसा है कि जो आई कलर की जीन है ना वो एक्स क्रोमोसोम पर लोकेटेड है, वो एक्स लिंक्ड है। उसने कहा कि आई कलर की जीन जो है ना वो लोकेटेड है एक्चुअली में किधर, एक्स क्रोमोसोम पर। अब उसने कहा कि क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम होता है सन में, तो जो सन्स होते हैं या जो मेल्स होते हैं वो हेमीजाइगस होते हैं, यानी उनके अंदर एक अलील ने डिसाइड करना होता है कि उनका आई कलर क्या होगा। फीमेल में दो अलील्स करती हैं लेकिन मेल में एक अलील डिसाइड करेगी कि उसका आई कलर क्या होगा। और एक बात, सन के पास मदर से एक्स आता है, फादर से वाई आता है, तो सन का आई कलर क्या होगा ये टोटली किस पर डिपेंड करेगा, उसकी मदर पर, क्योंकि सन इनहेरिट्स वाई फ्रॉम फादर और वाई के ऊपर आई कलर की जीन नहीं है। तो इसीलिए जब उसने देखा कि सारे सन्स का आई कलर आया है व्हाइट अपनी मदर की तरह,
इट मीन्स के सन्स में आई कलर का डिसीजन मदर से होना है, और मदर से क्या आता है? एक्स क्रोमोसोम। यहां से उसने पता लगाया कि फिर ये जीन एक्स क्रोमोसोम पर है। जब सारे सन्स का आई कलर अपनी मदर की तरह व्हाइट आया, तो उसने देखा कि इट मीन्स के जो चीज, जो आई कलर है सन का, वो मदर डिसाइड करी, और मदर से एक्स आता है, फादर से तो वाई आता है। इट मीन्स के जीन कहाँ लोकेटेड है? एक्स क्रोमोसोम पर। उसने सेक्स लिंकेज को भी डिस्कवर किया, उसने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बाय सटन को भी प्रूव कर दिया कि यस, वाकई में जीन्स कहाँ पर लोकेटेड है? एक्स क्रोमोसोम जो है वो क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस रखती हैं, वो क्रोमोसोम्स पर लिंक्ड होती हैं। अच्छा, अब आप ये देखिए कि उसने कहा कि देखिए जो फीमेल है ना, उसमें तो 2 एक्स है, तो फीमेल में जब ये कंडीशन आती है तो उसका आई कलर क्या होता है? रेड। जीनोटाइप उसकी ये भी हो सकती है, हेट्रोजाइगस जीनोटाइप भी हो सकती है, इसमें भी उसका आई कलर रेड होता है। अगर दोनों रिसेसिव एलील्स आ जाएं तो उसका आई कलर क्या होता है? व्हाइट। तब उसका आई कलर व्हाइट होता है। अगर हम 100 में से देखें, 100 यानी कि टोटल कितने परसेंट चांसेस हैं, तो 33.3% चांस है ये जीनोटाइप होने का, 33% ये है, और 33.3% चांस ये है। पॉसिबल जीनोटाइप्स 100 में से अगर रफली देखें, पहले दोनों केसेस में उसका आई कलर क्या होता है? रेड। 66.6% चांस है कि फीमेल्स का आई कलर रेड होगा पॉपुलेशन में, और व्हाइट आई कलर होने का चांस कितना है? सिर्फ 33.3%। अब मेल्स के अंदर हमारे मिलती हैं 2 जीनोटाइप्स, या ये। उसमें हेट्रोजाइगस वाली कोई कंडीशन ही नहीं है, तो 50% चांस है इस जीनोटाइप का और 50% चांस है इस जीनोटाइप का। तो मेल्स के अंदर 50% चांस है कि उनका आई कलर रेड होगा, और 50% चांस है कि उनका आई कलर क्या होगा? व्हाइट। लेकिन फीमेल्स के अंदर 66.6% चांस है कि आई कलर क्या होगा? रेड। क्यों? क्योंकि हेट्रोजाइगस कंडीशन भी है, उनके अंदर 3 पॉसिबल जीनोटाइप्स हैं, और हेट्रोजाइगस कंडीशन में डोमिनेंट है क्योंकि रेड आई ट्रेट, तो डोमिनेंट ट्रेट अपीयर हो जाता है। अब आप ये देखिए कि सिंपली हमारे पास ये 66.6% चांस, तो जो बेसिकली आपके पास मेल्स हैं उनमें 17% ज्यादा चांस है व्हाइट आई कलर होने का, क्योंकि जहां फीमेल्स में 33% चांस है, मेल्स के अंदर कितना है? 50। तो तकरीबन 17% आई कलर व्हाइट होने का चांस मेल्स में ज्यादा है, और इसी तरह तकरीबन 17% आई कलर जो है वो रेड होने का चांस फीमेल्स में ज्यादा है। तो सिंपल सी बात है। अब हम आते हैं सेक्स लिंकेज इन ह्यूमंस पर। सेम है जैसे कि ड्रोसोफिला का है। सेक्स लिंकेज इन ह्यूमंस, जब हम सेक्स लिंकेज इन ह्यूमंस की बात करते हैं तो वो बिल्कुल ड्रोसोफिला से ही रिलेट करता है। सेक्स लिंकेज इन ह्यूमंस रिलेट करता है ड्रोसोफिला से, बिल्कुल उनकी तरह। हमारे अंदर भी जो पहले 22 जोड़े होते हैं ना क्रोमोसोम्स के, वो ऑटोसोमल होते हैं, और 23वां जो होता है वो क्या होता है? सेक्स डिटर्मिनिंग। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे अंदर ना लास्ट पेयर में ना 2 इस तरह से रोड शेप क्रोमोसोम्स होते हैं जिनको हम एक्स कहते हैं फीमेल में, और मेल के अंदर जो होता है ना वो एक ये वाला रोड शेप क्रोमोसोम होता है, और एक शॉर्ट जे शेप क्रोमोसोम होता है जिसको हम कहते हैं वाई 23rd पेयर में। अब होता यह है कि एक्स क्रोमोसोम के इस हिस्से पर जो भी जीन्स लोकेटेड हैं मेल्स के अंदर, उनका काउंटर पार्ट नहीं है, यानी वो सिंगल हैंडेडली ट्रेट को कंट्रोल करेंगी, एक ही जीन डिसाइड करेगी उस ट्रेट को। मेल्स के अंदर इतने हिस्से पर जो जीन्स लोकेटेड है उनका कोई काउंटर पार्ट नहीं है, क्योंकि वाई शॉर्ट है। तो यहाँ पर जो जीन्स लोकेटेड है वो सिंगल हैंडेडली, जैसे आई कलर, एक ही जीन कंट्रोल कर रही है। तो इस हिस्से पर जो जीन्स लोकेटेड होती हैं उनको हम कहते हैं एक्स लिंक्ड जीन्स, और ये ट्रेड्स कहलाते हैं एक्स लिंक्ड ट्रेड्स, जो ये जीन्स कंट्रोल करती हैं। ठीक है, अब इस तरह देखिए, ये वाई क्रोमोसोम का भी एक छोटा सा हिस्सा ऐसा है जिसका काउंटर पार्ट नहीं है। तो यहां पर जो जीन्स होंगी वो भी सिंगल हैंडेडली सिर्फ मेल में होंगी, वो सिर्फ मेल में होंगी। उनको हम क्या बोलते हैं? वाई लिंक्ड जीन्स। और जो वो ट्रेट कंट्रोल करती हैं उनको हम कहते हैं वाई लिंक ट्रेट्स। वाई लिंक ट्रेट्स को हम होलेंड्रिक भी बोलते हैं। होलेंड्रिक का मतलब होता है होली इन मैन, सिर्फ
मैन के अंदर, मेल्स के अंदर। इनको हम हॉलैंड्रिक ट्रेट्स भी कहते हैं। यहाँ पर कुछ जीन्स लोकेटेड होती हैं, जैसे कि ये जो शॉर्ट आर्म की टिप होती है ना, यहाँ पर SRY जीन होती है। SRY जीन कौन सी होती है? सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन वाई। ये मेलनेस को डिटरमिन करती है, ये टेस्टोस्टेरोन बनवाती है, टेस्टिस बनवाती है, तो हम इसको क्या कहते हैं? सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन वाई। इसके अलावा यहाँ पर TDF की जीन होती है वाई पर, जिसको हम कहते हैं टेस्टिस डिटर्मिनिंग फैक्टर, डिटर्मिनिंग फैक्टर। फिर यहाँ पर और भी जीन्स होती हैं, जैसे कि हाइपरट्राइकोसिस एक ट्रेट है, उसकी जीन सिर्फ वाई क्रोमोसोम पर होंगी। वेबिंग टोज है, वेबिंग टोज के अलावा हाइपरट्राइकोसिस है, पॉर्क्यूपाइन मैन है, ये होलैंड्रिक ट्रेट्स हैं। इनकी जो ट्रांसमिशन है वो सिर्फ और सिर्फ मेल टू मेल होती है, और ये वाई क्रोमोसोम के इतने हिस्से पर लोकेटेड है। फिर बेटे आप ये देखिए, इतना पोर्शन ऐसा है जो कि होमोलॉगस है, इतना पोर्शन ऐसा है जो कि होमोलॉगस है, जो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ऑटोसोमल पेयर्स होते हैं। इतने हिस्से को हम क्या बोलते हैं? बेसिकली यहाँ पर जो जीन्स हैं वो कहलाती हैं सूडो ऑटोसोमल जीन्स, और जिन ट्रेट्स को ये कंट्रोल करते हैं वो सूडो ऑटोसोमल ट्रेट्स होंगे। बेटे देखिए, ये बिल्कुल ऐसा ही बिहेवियर शो करती हैं जैसे बाकी ऑटोसोमल पेयर जो मेल और फीमेल में सेम होते हैं, लेकिन लोकेटेड सेक्स क्रोमोसोम पर है। इनहेरिटेंस पैटर्न कैसा है? ऑटोसोमल जैसा। तो हम इनको बोलते हैं स्यूडो यानी फॉल्स ऑटोसोमल। है ये सेक्स लिंक, लेकिन बिहेवियर ऑटोसोमल वाला शो करती हैं। बेटे देखिए, वाई का तो छोटा सा पोर्शन है जो कि नॉन होमोलॉगस है, लेकिन एक्स का बेशतर है। कलेक्टिवली एक्स और वाई लिंक ट्रेट्स को हम बोलते हैं सेक्स लिंक ट्रेट्स। जब हम सेक्स लिंक की ट्रेट्स की बात करते हैं तो मेनली ये एक्चुअली में क्या है? ये एक्स लिंक ट्रेट है, क्योंकि मेनली एक्स क्रोमोसोम पर ज्यादा जीन्स लोकेटेड होती हैं, वाई पर तो कुछ ही होती हैं। तो ये सिंपली आपने बातें याद रखनी है। अब हम आते हैं सेक्स लिंकेज इन ह्यूमंस पर। जब बच्चे आप सेक्स लिंकेज इन ह्यूमंस की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्स लिंकेज, कि एक्स क्रोमोसोम पर कौन सी जीन्स है। जब हम एक्स लिंकेज की बात करते हैं तो हमारा जो एक्स लिंकेज है उसमें रिसेसिव ट्रेट्स भी हो सकते हैं और डोमिनेंट भी हो सकते हैं। एक्स लिंकेज रिसेसिव भी हो सकता है, डोमिनेंट भी हो सकता है। अब हमारी बुक में ना उन्होंने एग्जाम्पल बेसिकली दी हुई है हीमोफीलिया की। वो एग्जाम्पल देते हैं हीमोफीलिया की। हीमोफीलिया बेसिकली क्या है? ये एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ये एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, यानी हीमोफीलिया रिसेसिव जीन की वजह से होता है। इस केस में हमारे पास क्या होता है? ये जो है बेसिकली हीमोफीलिया, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेशेंट के अंदर इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स, या तो इस केस में ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स होते ही नहीं है, या वो मैल फंक्शन होते हैं, ठीक है, या फिर वो अपना प्रॉपर काम नहीं कर रहे होते, या फिर उनकी मैल फंक्शनिंग होती है। ये बेसिकली आपने याद रखना है कि या तो वो मैल फंक्शन है या फिर वो कंप्लीटली एब्सेंट है। तो इस तरह के पेशेंट में क्योंकि क्लॉटिंग नहीं होती तो माइनर कट कैन ब्लीड टू डेथ। उनके अंदर एक माइनर कट भी लगेगा तो वो डेथ का बाइस बन सकता है। नॉर्मली बच्चे जब भी आपको कहीं कट लगता है, फौरन से प्लेटलेट्स मोबिलाइज होते हैं, वो साइट ऑफ कट पर जाते हैं, जाकर वहां पर वो एक प्लग बनाते हैं। फिर हमारे पास एक फिब्रिनोजेन प्रोटीन होता है, प्रोथ्रोम्बिन फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है। फिब्रिनोजेन सोल्यूबल होता है, प्लाज्मा में हल हुआ होता है। प्रोथ्रोम्बिन फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है। ये एक धागा नुमा प्रोटीन है, ये सी देता है, ये बांध देता है सारे प्लेटलेट्स को, एक क्लॉट बन जाता है जो ब्लड को बाहर नहीं आने देता, ठीक है। अब क्या होता है कि एक कैस्केड है, आप देखिए प्रोथ्रोम्बिन भी शामिल है, फिब्रिनोजेन फिब्रिन में कन्वर्ट हो रहा है, प्लेटलेट्स मोबिलाइज हो रहे हैं। तो अगर किसी एक जगह पर भी खराबी होगी तो ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाएगी। ये हीमोफीलिया है। इस बीमारी को हम बोलते हैं रॉयल डिजीज। इस बीमारी को कहा जाता है रॉयल डिजीज, क्योंकि ये बीमारी अराइज हुई बेसिकली क्वीन विक्टोरिया में। क्वीन विक्टोरिया जो है रॉयल फैमिली ऑफ इंग्लैंड, ये डिजीज उसके अंदर सबसे पहले अराइज हुई बाय स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। उसमें म्यूटेशन आई और बेसिकली उसको म्यूटेशन आई, वो खुद वो नहीं थी, हीमोफिलिक नहीं थी, लेकिन म्यूटेशन उसमें आई
आगे से पास हुई उसकी डॉटर्स में, और डॉटर्स के जरिए उनके सन्स में गई, ठीक है, पास टू डॉटर्स, और फिर डॉटर से गई सन के अंदर। डॉटर्स इफेक्टेड नहीं थी, डॉटर्स कैरियर थी। वो कैसे हम देखते हैं, तो सबसे पहले इनके सन्स थे जो कि हीमोफिलिक होने लगे। ये बीमारी पूरी दुनिया में कैसे फैली, आउटब्रीडिंग से। आउटब्रीडिंग क्या होती है, दो डिफरेंट पॉपुलेशन के मेंबर्स की अगर आपस में ब्रीडिंग हो रही है तो ये आउटब्रीडिंग है। जैसे अमेरिका है और पाकिस्तान, होमोसेपियंस है बट वी बिलोंग टू डिफरेंट पॉपुलेशन। अमेरिका के लोग अगर ब्रीड करते हैं डिफरेंट कंट्री के लोगों से तो ये आउटब्रीडिंग है, तो ये आउटब्रीडिंग से फैली ये बीमारी। अब इसके अंदर क्या होता है, इसकी ना बेसिक टाइप्स है 3। अब हम इसकी ना टाइप्स देखते हैं। इसकी जो है जी, हम एक टेबल बनाते हैं, बल्कि इजी सा, उससे सारी हमारी कवर हो जाएंगी। अच्छा, अब हम बनाते हैं जी इसका एक छोटा सा टेबल, उसके अलावा फिर आपको जरूरत नहीं रहेगी। अच्छा, टेबल में हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास ना हीमोफीलिया की जो टाइप्स है ना वो बेसिकली हैं 3 टाइप्स हैं। एक हमारे पास है हीमोफीलिया ए, एक है बी, और एक हमारे पास क्या है, सी। ये टाइप्स हैं हीमोफीलिया की। अब हम बेसिकली देखते हैं कि इनकी बेसिकली अब वो है अकरेंस का रेट क्या है, इनकी परसेंटेज क्या है पॉपुलेशन में, इनकी सवेरिटी का लेवल क्या है, इनका कॉज क्या है, हमने ये देखना होता है। फिर इसके अलावा हम देखते हैं कि इनका इनहेरिटेंस पैटर्न क्या है, ये इनहेरिटेंस पैटर्न क्या है, ठीक है, और इनकी जीनोटाइप क्या है। ये हम चीजें एक ही टेबल में देख लेंगे तो सारी टाइप्स क्लियर हो जाएंगी। बेटे देखिए, हीमोफीलिया सबसे ज्यादा होता है पॉपुलेशन में। 80% लोग, यानी 100 लोगों को अगर हीमोफीलिया है तो उनमें से 80% जो लोग होंगे उनको हीमोफीलिया ए होगा, 20% हीमोफीलिया बी, और लेस देन 1% जो है वो क्या होगा हमारे पास, हीमोफीलिया 1। ठीक है, लेस देन 1% जो है वो हीमोफीलिया जो है वो सी होगा। फिर सिवियरिटी का लेवल देखें तो हीमोफीलिया ए सबसे सिवियर है, बी का लेवल मॉडरेट है, और सी जो है वो सबसे माइल्ड है। ठीक है, फिर बेटे अगर आप इनका कॉज देखें तो इसका कॉज है डिफेक्ट इन फैक्टर 8, जो जीन है जो इन्वॉल्व है ब्लड क्लोटिंग में। इसका कॉज है डिफेक्ट इन फैक्टर 9, और इसका कॉज है डिफेक्ट इन फैक्टर 11। ये वेरियस फैक्टर्स हैं जो क्लोटिंग करवाते हैं। अगर आप इनका इनहेरिटेंस पैटर्न देखें तो सिंपली ये जो हीमोफीलिया ए है ना, ये ट्रांसफर होता है जिगजैग, डायरेक्टली नहीं जाता फादर से सन में, ये फादर के जरिए जाता है उसकी डॉटर में, और डॉटर से सन में जाता है। और हीमोफीलिया बी भी क्या है, जिगजैग, जबकि हीमोफीलिया सी का इनहेरिटेंस डायरेक्ट है। ये बात हमने क्या की है, इसको हम एलैबोरेट भी करेंगे। अब इसमें क्या होता है, हीमोफीलिया ए और बी दोनों शो करते हैं डिस्क्रिमिनेटिव इनहेरिटेंस। ये डिस्क्रिमिनेटिव इनहेरिटेंस शो करते हैं, डिस्क्रिमिनेटिव इनहेरिटेंस इन मेल्स एंड फीमेल्स, यानी इनका रेट मेल और फीमेल के अंदर सेम नहीं है। मेल्स के अंदर ये ज्यादा होता है, क्यों वो भी हम देखेंगे, एक्स लिंक्ड है ना, मेल्स के अंदर ये ज्यादा होता है, और ये जो है वो इक्वल है इन बोथ मेल्स एंड फीमेल। तो हम इसको ये कहते हैं ये इनडिस्क्रिमिनेटिव है, इसका जो है वो मेल और फीमेल में रेट बराबर है, तो ये है इनडिस्क्रिमिनेटिव, और ये डिस्क्रिमिनेटिव है, इनका मेल्स के अंदर रेशो ज्यादा है। जीनोटाइप को अगर आप देखें तो सिंपली जो हीमोफीलिया ए और बी की जीन्स है ना वो एक्स लिंक्ड है, ये एक्स लिंक्ड है, जबकि हीमोफीलिया सी ऑटोसोमल 4 पर है, इसकी जीन क्रोमोसोम नंबर 4 पर होती है। तो ये आपने देख लेना है 3 टाइप्स, उनके कॉजेज और ये सारी चीजें, ये रफ सा आपको इससे आइडिया हो जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि सिंपली ये जो हमने इनडिस्क्रिमिनेटिव डिस्क्रिमिनेटिव बातें की हैं, ये बातें क्या है, तो लेट्स स्टार्ट। देखें, अब होता ये है कि ह्यूमंस में प्रैक्टिकल मीटिंग्स इम्पॉसिबल है, जैसे ड्रोसोफिला में करा ली, प्लांट में करा ली। ह्यूमंस के आया भी हुआ पेपर में क्वेश्चन, ह्यूमंस के अंदर जो प्रैक्टिकल मीटिंग्स है वो इम्पॉसिबल है, तो ह्यूमंस के अंदर हम पेडिग्री एनालिसिस करते हैं। पेडिग्री एनालिसिस का मतलब होता है शिजराए नस्ब बनाना, पूरी फैमिली का एक ट्री बनाना कि किस फैमिली में किसको क्या था। वो
लेट सपोज हम देते हैं, हम कहते हैं कि एक नॉर्मल फीमेल है, ठीक है, नॉर्मल फीमेल है। अब नॉर्मल फीमेल के लिए हम ये साइन यूज करते हैं, कैरियर फीमेल के लिए ये वाला साइन यूज करेंगे, और इफेक्टेड फीमेल के लिए हम लेट सपोज ये वाला साइन यूज करेंगे, और नॉर्मल मेल के लिए ये साइन, और इफेक्टेड मेल के लिए लेट सपोज के मैं ये वाला साइन यूज कर लेती हूँ। वैसे ये रेड कलर में है बुक में, तो हमने ये कर लिया। वो कहते हैं एक नॉर्मल फीमेल है, शी मैरिज टू अ मेल जो कि हीमोफिलिक है। अब जो नॉर्मल जीन है ना वो डोमिनेंट है, ठीक है, उसमें ब्लड क्लोटिंग बनते हैं, इसकी रिसेसिव फॉर्म है स्मॉल एज, ये म्यूटेंट है और इसके अंदर क्या होता है, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर नहीं बनेंगे। एक नॉर्मल फीमेल है, शी मैरिज टू अ मेल जो कि हीमोफिलिक है, वो एक हीमोफिलिक मेल से उसकी शादी होती है। अब आप देखिए इनके बच्चों में क्या चांस होगा। अब हमारे पास हम देखें, चाहे ये वाला एक्स मिले चाहे ये वाला एक्स, तो सारी की डॉटर्स जो होंगी वो क्या आएंगी, कैरियर। क्यों? उनके पास एक एक्स फादर से आता है और एक मदर से। डॉटर में हमेशा एक एक्स जो है वो फादर से आता है और एक मदर से आता है, ठीक है। तो सिंपली मदर तो होमोजाइगस है, चाहे ये चला जाए चाहे ये, सारी डॉटर्स कैरियर आएंगी। अब इनके जो सन है, माँ नॉर्मल है ना, पहले ही बात की, मदर बिल्कुल नॉर्मल है, तो सन का आई कलर तो किसने डिसाइड करना है, मदर ने। तो जो सन्स हैं वो सारे के सारे क्या आएंगे, नॉर्मल। डॉटर्स भी नॉर्मल है, डॉटर्स नॉर्मल है, उनके अंदर म्यूटेंट जीन आई है, बजाते खुद वो नॉर्मल है, क्योंकि डोमिनेंट जीन उनके अंदर मौजूद है जो कि नॉर्मल है। तो ऐसा लगता है कि खानदान से बीमारी खत्म हो गई। F1 जनरेशन जो आती है वो सारी की सारी नॉर्मल आती है, लेकिन देखिए म्यूटेशन इनहेरिट हो चुकी है, डॉटर के अंदर म्यूटेशन जा चुकी है। तो हम ये कहते हैं, अगर पूछा जाए कि फीमेल अगर नॉर्मल हो और फादर उसका इफेक्टेड हो, तो कितने परसेंट चांस है कि उनके बच्चों को हीमोफीलिया हो सकता है, 0%। उनके बच्चों को कभी हीमोफीलिया नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मदर है नॉर्मल और उसके पास दोनों डोमिनेंट जीन्स हैं। तो डॉटर के पास एक एक्स अपनी मदर से आना है, तो वो डोमिनेंट वाला आ जाएगा नॉर्मल, चाहे फादर इफेक्टेड भी है, और सन के पास तो आना ही मदर से है। तो कोई बच्चा भी इनका हीमोफिलिक पैदा नहीं होगा अगर मदर नॉर्मल है और फादर क्या है, इफेक्टेड। 0% चांस है कि इनके बच्चे को हीमोफीलिया हो, ठीक है। आप ये देखिए, लेकिन अगर वो पूछते हैं कि कितने परसेंट चांस है कि म्यूटेशन इनहेरिट होगी इस क्रॉस के नतीजे में, तो 50%। डॉटर में म्यूटेशन जानी जानी, सन सारे नॉर्मल होंगे लेकिन डॉटर में गई तो 50% चांस है कि म्यूटेशन जाएगी आगे। अगर बच्ची पैदा होगी तो उसमें म्यूटेशन जाएगी। अब ये अगर ये कैरियर वुमेन मैरिज टू अ नॉर्मल मेल, इसकी शादी एक नॉर्मल मेल से होती है, ठीक है, ये हमारे पास नॉर्मल मेल है। अब देखिए इसकी शादी नॉर्मल मेल से हुई, आगे से इनके बच्चे अगर होते हैं, अगर ये वाला एक्स इस एक्स से मिलता है तो डॉटर होगी जो कि बिल्कुल नॉर्मल होगी, ठीक है। और अगर ये वाला एक्स इस वाले एक्स से मिलता है तो डॉटर आएगी जो कि क्या होगी, कैरियर, बट नॉर्मल खुद। अब वाई के साथ देख लेते हैं, अगर ये वाला एक्स वाई के साथ मिलता है, ये वाले गैमेट्स मिलते हैं, तो सन आएगा और सन बिल्कुल नॉर्मल होगा। लेकिन अगर ये वाला एक्स वाई से मिल गया तो हमारे पास सन आएगा और सन इफेक्टेड आएगा, सन को हीमोफीलिया होगा, हालांकि माँ नॉर्मल है, बाप भी नॉर्मल है। अब इसके अंदर क्या हुआ, देखिए पहले तो एमसीक्यूज कैसे आते हैं। अगर मदर कैरियर हो और फादर नॉर्मल हो तो कितने परसेंट चांस है कि उनका बच्चा इफेक्टेड हो सकता है। बात को और से सुनिएगा, हमने सन और डॉटर की बात नहीं की। एमसीक्यू ये आया हुआ है पेपर में कि अगर फादर नॉर्मल है और उसकी मदर कैरियर है तो कितने परसेंट चांस है कि उनके बच्चा इफेक्टेड हो सकता है। तो हीमोफिलिक होने का चांस कितना है, 25%। आप देख सकते हैं 25% चांस है कि वो हीमोफिलिक हो सकता है। इसी क्रॉस के नतीजे में कितने परसेंट चांस है कि डॉटर हीमोफिलिक हो सकती है, तो डॉटर के हीमोफिलिक होने का चांस 0% है। अगर फादर नॉर्मल है ना, तो फादर से एक एक्स डॉटर के पास आना है, तो कभी भी डॉटर खुद इफेक्टेड नहीं होगी, वो कैरियर हो सकती है बट इफेक्टेड नहीं। कितने परसेंट चांस है कि सन हीमोफिलिक होगा इस क्रॉस के नतीजे में, तो 50%। 50% चांस है कि सन नॉर्मल होगा और 50% चांस है कि वो क्या होगा, इफेक्टेड। डॉटर के इफेक्टेड होने के चांस 0% है, कैरियर होने के चांस 50% है, और 50% चांस क्या है, नॉर्मल होने के।
लेकिन एक बात याद रखिएगा, इस क्रॉस के नतीजे में जो बच्चा हीमोफिलिक होगा वो सिर्फ क्या होगा, सन। अब जिगजैग वाली एक बात की थी, देखें ये जो अलील है ये गई उसकी बेटी में, फादर से गई उसके डॉटर में, और फिर डॉटर से उसके कहां पर गई है, ग्रैंडसन में। ये हो गया जिगजैग इनहेरिटेंस। ये डायरेक्ट फादर से सन में नहीं जा सकती, ये डायरेक्ट फादर से सन में नहीं जा सकती, क्योंकि ये जो एक सन होता है वो अपने फादर से वाई क्रोमोसोम इनहेरिट करता है, लेकिन कैरियर डॉटर के थ्रू मैटरनल ग्रैंडफादर से चली गई उसके ग्रैंडसन के अंदर। तो हम इसको क्या कहते हैं, ये आ गया आपके पास जिगजैग इनहेरिटेंस। उस डॉटर, क्योंकि डॉटर ने एक एक्स अपने फादर से लेना ही लेना है, ठीक है। माँ उसकी नॉर्मल थी तो वो खुद नॉर्मल थी, लेकिन वो चांस है कि वो नेक्स्ट जनरेशन में पास कर सकती है ये ट्रेट। तो इसी तरह हुआ था कि क्वीन विक्टोरिया में म्यूटेशन आई, उसने अपनी डॉटर्स में इनहेरिट की, और आगे से उनके जो बच्चे थे ना, सन जो थे, वो हीमोफिलिक पैदा हुए। तो सिंपली ये हमारे पास पूरा इसका पेडिग्री एनालिसिस है कि ये इसका जो इनहेरिटेंस है वो जिगजैग पैटर्न में होता है। अब यहाँ पे भी देखें, मेल के अंदर ना भाई दो ही चांसेस हैं कि या वो हीमोफिलिक है या वो नॉर्मल है, बस तीसरी उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। तो 50% चांस है कि वो नॉर्मल होगा और 50% चांस है कि वो हीमोफिलिक होगा। फीमेल फिर बच गई। फीमेल में आप देखिए कि 3 पॉसिबल जीनोटाइप्स हैं, क्योंकि 2 एक्स हैं, मेल हेमिजाइगस है, लेकिन फीमेल जो है उनमें दोनों जीन्स देख रही हैं। देखिए इन पहले दोनों केसेस में फीमेल नॉर्मल होगी खुद, तो 66% चांस है कि वो नॉर्मल होगी, 33.3% चांस है सिर्फ कि वो हीमोफिलिक होगी। तो ये मेल्स के अंदर ज्यादा कॉमन होती है हीमोफीलिया फीमेल्स के मुकाबले में, क्योंकि वही बात, मेल के अंदर तो दो ही बातें होती हैं। अब हम एग्जांपल लेते हैं, बेसिकली आपके पास एक जो बुक में हमारे सिलेबस में है वो है एक्स लिंक डोमिनेंट, हमने एक्स लिंक रिसेसिव की, और एक आती है एक्स लिंक डोमिनेंट। जब हम एक्स लिंक डोमिनेंट की बात करते हैं तो एक्स लिंक डोमिनेंट की एग्जांपल उन्होंने दी हुई है जी, हाइपोफॉस्फेटीमिया। हाइपोफॉस्फेटीमिया जिसको कॉमनली हम बोलते हैं विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स, विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स। ये बड़ी मजे की बात है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, अक्सर आपने ये गौर से सुनना है। होता ये है कि नॉर्मली ना हमारे पास हम कैल्शियम, दूध पी रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, कैल्शियम ले रहे हैं, जो भी खाते हैं वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। अब ब्लड से वो बॉन्ड्स में डिपॉजिट होता है। अब होता ये है कि हमारे पास जो विटामिन डी होता है ना, वो ये करता है कि जो ब्लड में कैल्शियम है ना, उसको बोन्स के अंदर डिपॉजिट करवाता है। विटामिन डी जाके बोन सेल्स के साथ बाइंड करता है, जैसे ही वो बाइंड करता है प्रोटीन रिसेप्टर्स के साथ, तो चैनल्स ओपन होते हैं जिनके जरिए जो कैल्शियम है ना वो ब्लड से बोन्स में आकर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। यानी कैल्शियम अगर है तो विटामिन डी ही है जो कि उसको रूट करवाएगा बोन्स तक। अगर कैल्शियम है, विटामिन डी नहीं है, तो आपकी हड्डियों में कैल्शियम नहीं जाएगा। हाइपोफॉस्फेटीमिया में ये होता है कि ना आपको कैल्शियम की कमी है ना विटामिन डी की कमी है। होता ये है कि बोन सेल्स के ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि मैसेज रिसीव करते हैं कैल्शियम, ये जो विटामिन डी का मैसेज रिसीव करते हैं, ये रिसेप्टर्स बोन सेल्स के, जो कि विटामिन डी का मैसेज रिसीव करने पर चैनल्स ओपन करते हैं कैल्शियम फॉस्फेट को बोन्स में लाने के लिए, वो रिसेप्टर प्रोटीन जो है वो आपके पास डिफेक्टेड है या वो एब्सेंट है, जिसकी वजह से मैसेज ही नहीं रिसीव कर पा रहा। कैल्शियम है, विटामिन डी भी है, लेकिन वो काम ही नहीं कर पा रहा, उसका मैसेज रिसीव ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको विटामिन डी लेने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जेनेटिक है। अब ये एक डोमिनेंट डिसऑर्डर है, यानी कि ये वाली जो जीन है वो आपके पास इफेक्टेड और इंडिविजुअल प्रोड्यूस करेगी, और ये वाली जो होगी वो नॉर्मल होगी। लेट्स सपोज कि इस केस में हम ये कहते हैं कि एक नॉर्मल फीमेल मैरिज टू इफेक्टेड मेल, ये इफेक्टेड मेल है, नॉर्मल जो है वो फीमेल है। इफ शी मैरिज, तो हमारे पास क्या होता है, अब इनके बच्चों में अगर आप देखें तो सिंपली ये देखें, चाहे ये एक्स चाहे ये एक्स, तो सारी की सारी डॉटर्स क्या आएंगी, इफेक्टेड, सारी डॉटर्स इफेक्टेड आएंगी, और सन सारे के सारे क्या आएंगे, नॉर्मल, क्योंकि उनकी माँ जो नॉर्मल है, सन सारे नॉर्मल आ गए। अगर ये इफेक्टेड डॉटर मैरिज टू अ नॉर्मल मेल, अगर इसकी शादी एक नॉर्मल मेल से होती है,
तो अगर ये वाला एक्स इस एक्स से मिलेगा तो डॉटर आएगी क्या होगी, इफेक्टेड। लेकिन अगर ये वाला एक्स इस एक्स से मिलता है तो डॉटर आएगी जो कि क्या होगी, नॉर्मल। डॉटर आ जाएगी नॉर्मल, ठीक है। और y को मिला के देख लेते हैं, x कैपिटल D और y। तो ये वाला जो सन आ गया वो क्या आ गया, इफेक्टेड, और दूसरा वाला जो सन आ गया वो नॉर्मल, यानी कि 1:1। तो अब वो पूछते कैसे हैं, वो पूछेंगे कि अगर एक डोमिनेंट डिजीज है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट है, जो मदर है वो इफेक्टेड है और हेट्रोजाइगस है, और फादर नॉर्मल है, तो क्या पॉसिबिलिटी है उनके बच्चों में इफेक्टेड होने की, 1:1। कंडीशन लगाते हैं कि फीमेल जो है वो नॉर्मल है, उसका हस्बैंड जो है वो इफेक्टेड है, तो बच्चों में आगे कितने % चांस है कि सन इफेक्टेड होगा, 0%। अगर माँ नॉर्मल है तो बच्चा सन नहीं इफेक्टेड हो सकता, हाँ, लेकिन सारी डॉटर्स इफेक्टेड होंगी क्योंकि फादर जो है वो इफेक्टेड था। यहाँ पर केस थोड़ा सा उल्टा है। उल्टा ये है कि अब फीमेल ज्यादा सफर करेंगी। इन दोनों कंडीशन में फीमेल क्या होगी, अब इफेक्टेड। 66.6% चांस है फीमेल इफेक्टेड होगी, और 33.3% चांस है कि फीमेल नॉर्मल होगी। जबकि मेल्स में वही चल रहा है कंसिस्टेंटली, 50-50, या नॉर्मल या इफेक्टेड। तो मेल्स के अंदर इन डिजीजेस का चांस कम होता है। ये होगी एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट। अब देखिए, बेसिकली हमारे पास ना बुक में एक TFM का जिक्र है, तो TFM जो है वो आपने रीड लाजमी करना है। TFM क्या होता है, TFM है टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम। ये टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम है। जब हम टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम की बात करते हैं तो सिंपली होता ये है कि जो इस तरह के मेल्स है ना, उनके एक्स क्रोमोसोम पर एक रिसेसिव TFM जीन होती है, जिसकी वजह से ये होता है कि वो जीनोटिपिकली मेल्स होते हैं, वो एक्स और वाई होते हैं, लेकिन उनको ना एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी हो जाती है, यानी उनकी जो बॉडी के सेल्स है ना वो टेस्टोस्टेरोन को रिस्पॉन्ड नहीं करते, जिसकी वजह से उनकी बॉडी फीमेल लाइक हो जाती है, बॉडी टर्न्स इनटू इमेच्योर फीमेल। तो होते वो जीनोटिपिकली मेल्स हैं, बट उनकी बॉडी टर्न्स इनटू फीमेल, जिसके अंदर विजाइना होगी ब्लाइंड, आगे यूट्रस नहीं है, और जो है वो डीजनरेटेड टेस्टिस भी होंगे एब्डोमेन के अंदर, एंड दे लिव एज फीमेल्स, लेकिन वो फीमेल्स नहीं होते, एक्चुअली वो मेल्स होते हैं। फिर उसके बाद कुछ बातें जो हमें पता होनी चाहिए, लास्ट वन, हम लास्ट की तरफ जा रहे हैं, और आपने ये माइंड क्लियर रखना है कि कलर ब्लाइंडनेस हमने इसलिए स्किप किया है क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस उन्होंने सिलेबस से निकाल दी है। हीमोफीलिया की जेनेटिक्स सिर्फ डाली हुई है और वो हमने डिटेल में कर लिया है। कलर ब्लाइंडनेस को भी मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूंगी, लेकिन वो डायरेक्टली सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन ये दो मेन बातें आपको पता होनी चाहिए, एक होते हैं सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स, और एक हमारे पास होते हैं जी सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट। दो तरह के ट्रेट्स हैं, एक सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट और एक है सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स। तो जब आप इनकी बात करते हैं सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स की, ये वो ट्रेट्स हैं जो किसी एक पर्टिकुलर जेंडर तक रेस्ट्रिक्टेड हैं ड्यू टू एनाटॉमिकल डिफरेंसेस। बेटे याद रखिएगा, ड्यू टू एनाटॉमिकल डिफरेंसेस, वो ट्रेट्स जो के एनाटॉमिकल डिफरेंसेस के बाइस क्या हैं, वो रेस्ट्रिक्टेड हैं, वो महदूद हैं टू वन सेक्स, ओनली वन सेक्स, हम उनको क्या कहते हैं जी, सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स। ठीक है। अब जैसा कि आप देखिए, मिल्क प्रोडक्शन की जीन मेल्स में भी है और फीमेल्स में भी, लेकिन मिल्क प्रोडक्शन सिर्फ किस में होती है, फीमेल्स में, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड्स। क्योंकि मेमरी ग्लैंड सिर्फ फीमेल्स के अंदर मौजूद है, तो मिल्क प्रोडक्शन सिर्फ किस में होती है, फीमेल्स में, रिस्ट्रिक्टेड टू वन सेक्स। इसी तरह बेड प्रोडक्शन, जो दाढ़ी आती है, जो मस्टैश आती है, जो बेड प्रोडक्शन है वो सिर्फ किस तक रेस्ट्रिक्टेड है, मेल्स तक, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन होता है जो कि बेड, ये मस्टैश और हेयर्स की डेवलपमेंट करवाता है मेल बॉडी पर। टेस्टोस्टेरोन किसमें सिक्रीट होता है, मेनली मेल्स में। तो हमारी बॉडी में इस तरह हेयर ग्रोथ हो ही नहीं सकती, क्योंकि ना तो रिसेप्टर्स हैं टेस्टोस्टेरोन के, ना ही टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट हो रहा है मेजर। लिटिल क्वांटिटी में हमारे अंदर भी एंड्रोजन सिक्रीट होते हैं, लेकिन वेरी लिटिल क्वांटिटी। तो सिर्फ ये जो हेयर ग्रोथ है वो सिर्फ मेल्स तक रिस्ट्रिक्टेड है, वो फीमेल्स में नहीं होती वैसे जैसे मेल्स में हो रही है। हाँ, लेकिन एक मदर हैवी बियर्ड की ग्रोथ, जो हैवी बियर्ड है उसकी जीन्स अपने बेटे को ट्रांसफर कर सकती है, लेकिन उसमें नहीं होगी डेवलपमेंट। फिर बेटे जो सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट होते हैं वो बोथ सेक्सेस में अपेयर होते हैं, लेकिन बोथ सेक्सेस में वो कैसे होंगे, एक सेक्स के अंदर एज डोमिनेंट और
एक सेक्स के अंदर वो अपीयर होंगे एज रिसेसिव। वी ऑलरेडी नो कि डोमिनेंट ट्रेट हमेशा पॉपुलेशन में ज्यादा होता है और रिसेसिव कम होता है। अब ये क्या बात है, आप ये देखिए बाल्डनेस है, पैटर्न बाल्डनेस जिसमें बीच में से बाल नहीं होते, गंजापन। जो पैटर्न बाल्डनेस है ना, जिसमें दरमियान से ये बाल गायब हो जाते हैं, पैटर्न बाल्डनेस मेल्स के अंदर एक डोमिनेंट ट्रेट के तौर पर अपीयर होता है और फीमेल्स के अंदर रिसेसिव ट्रेट के तौर पर अपीयर होता है। ठीक है, फीमेल्स के अंदर रिसेसिव के तौर पर अपीयर होता है, जिसलिए बाल्डनेस मेल्स में ज्यादा। यानी देखिए ये वाला मेल और ये वाले मेल, ये दोनों ही सिचुएशन में उनके अंदर क्या होगी, बाल्डनेस। लेकिन ये वाला जो होगा वो क्या होगा, नॉर्मल। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, मेल्स के केस में। इसी तरह अगर आप फीमेल्स में देखें तो फीमेल्स में ये होता है कि रिसेसिव है ये ट्रेट, यानी ये वाली फीमेल्स क्या होंगी, नॉर्मल। उनके अंदर बाल्डनेस सिर्फ कब होगी, जब दोनों अलील्स रिसेसिव हैं। ये वाली जो फीमेल्स हैं वो बाल्ड होंगी। तो देखिए रेशियो क्या हो गई, बाल्डनेस की रेशियो मेल्स में ज्यादा है, फीमेल्स में कम है। सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट। ठीक है, तो सिंपली ये हमारे पास याद रखना बहुत जरूरी है। हमने बहुत डेप्थ के साथ और बहुत डिटेल में हर एक टॉपिक को कवर किया। अगर आप ये लेक्चर सिर्फ सुन भी लेते हैं ना अच्छी तरह, तो आप इसमें से पूछा जाने वाला कोई भी एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं, और वो हम अभी देखते हैं। अभी आपके साथ मैं पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज जो भी इस चैप्टर में से पूछे जा चुके हैं वो मैं शेयर करती हूँ। आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि ये लेक्चर सुनने के बाद आप सारे सॉल्व कर सकते हैं। कलर ब्लाइंडनेस पिछले साल उन्होंने निकाल दिया है, लेकिन कलर ब्लाइंडनेस का भी मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। एक टॉपिक स्किप किया कि कलर ब्लाइंडनेस में ये होता है थोड़ा सा, ताकि आपको आइडिया रहे कि अगर वो पूछ भी लें तो सूडो चॉइस में भी आपको आइडिया हो। कलर ब्लाइंडनेस में ये होता है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें, कि हमारे पास ना एक जो नॉर्मल पर्सन होता है ना वो ट्राइक्रोमेट होता है। ट्राइक्रोमेट होता है और इस कंडीशन को हम कहते हैं ट्राइक्रोमेसी। यानी हमारे ना 3 प्राइमरी कलर्स हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो एक नॉर्मल पर्सन इन तीनों कलर्स को परसीव कर सकता है। और हमारी आई की एक लेयर होती है रेटिना। रेटिना में ना कोन सेल्स होते हैं बेसिकली, जिनके अंदर ऑप्सिन प्रोटीन्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, 3 डिफरेंट टाइप्स के, रेड के, ग्रीन और ब्लू कलर के लिए। अगर इनमें से कोई भी ऑप्सिन प्रोटीन डिफेक्टेड हो तो आप वो कलर परसीव नहीं कर पाएंगे। अगर तो आपके पास देखिए कि कोई एक ऑप्सिन प्रोटीन डिफेक्टेड है एक टाइप का, तो वो पर्सन क्या कहलाएगा, ड्राइक्रोमेट। ये कंडीशन डायक्रोमेसी या कलर ब्लाइंडनेस है। ठीक है, वो एक कलर देख पा रहा है लेकिन 2 नहीं देख पा रहा। लेकिन अगर एक पर्सन के अंदर 2 डिफेक्टेड है, सिर्फ एक जो है वो नॉर्मल है, तो वो मोनोक्रोमेट। और ये कंडीशन मोनोक्रोमेसी है, जिसको हम बोलते हैं ट्रू कलर ब्लाइंडनेस। ये ट्रू कलर ब्लाइंडनेस होती है। ठीक है, ट्रू कलर ब्लाइंडनेस। और जो ऊपर वाली है वो सिर्फ कलर ब्लाइंडनेस है। ठीक है, अब इसमें ये होता है कि आप जो कलर नहीं देख पा रहे, बाकी कलर इनके मिक्सचर से ही बनते हैं। मोनोक्रोमेसी की बेस्ट एग्जांपल है ब्लू कॉन मोनोक्रोमेसी। यानी इस बीमारी में पेशेंट सिर्फ ब्लू कलर देख पाता है, उसको रेड और ग्रीन नजर नहीं आता। रेड और ग्रीन कलर की दोनों की जो ऑप्सिन प्रोटीन्स की जीन्स हैं वो एक्स लिंक्ड है, और जो ब्लू है वो क्रोमोसोम नंबर 7 पर होता है, ऑटोसोमल। तो ब्लू कॉन मोनोक्रोमेसी में सिर्फ उसको ब्लू कलर दिखाई देता है, इसके अलावा कोई नहीं दिखाई देता। उसमें ये होता है कि आपके पास अगर तो आपको रेड कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है, रेड कलर ब्लाइंडनेस है, तो पहला प्राइमरी कलर है ना ये, तो हम इसको बोलेंगे प्रोटानोपिया। ठीक है, प्रोटा मीन्स फर्स्ट, ए मीन्स एब्सेंट और ओपिया मीन्स ऑप्सिन, प्रोटानोपिया। अगर ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ड्यूटीरानोपिया, ड्यूटीरानोपिया। और अगर ब्लू कलर ब्लाइंडनेस है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइटानोपिया। ट्राइटा मीन्स थर्ड, ट्राइटानोपिया। तो ये है, और इसकी जो जेनेटिक्स है वो बिल्कुल हीमोफीलिया वाली है, रेड और ग्रीन की, क्योंकि ये भी एक्स लिंक्ड है। मेल्स के अंदर ज्यादा होते हैं, फीमेल्स के अंदर कम। इनहेरिटेंस जिगजैग होता है। ठीक है, कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती हैं जिसमें आपके फंक्शनल होते हैं ऑप्सिन प्रोटीन्स, बट वो वीक होते हैं। ठीक है, और वो शेड परसीव कर रहे होते हैं थोड़ा सा डिफरेंट। उस कंडीशन को हम बोलते हैं प्रोटा एनालमस और ड्यूटीरा एनालमस। ये टॉपिक डायरेक्टली इंक्लूडेड नहीं था, लेकिन इन केस वो कोई चॉइस में रिलेट कर देते हैं तो आपको इसका नो हाउ होना चाहिए था। तो हमने चैप्टर का कुछ भी नहीं छोड़ा है, एक एक चीज हमने कर ली।